अस्सलामुअलैकुम। आपके अपने चैनल नॉवेल्स लाइब्रेरी में आप सभी का दिल से खुश आमदीद करती हूँ। क्या एक मसीहा कातिल हो सकता है? क्या मोहब्बत के दावेदार ही जान लेने पर तुल जाते हैं? आज हम बात करेंगे पलवशा साफ़ी के दिल दहला देने वाले नावल नदामत सीज़न 2 की। एक तरफ इज्जत और शोहरत का मीनार है तो दूसरी तरफ जेल की काल कोठरी। एक ऐसी कहानी जहाँ कानून सबूत मांगता है और दिल सच्चाई। तो तैयार हो जाइए जज्बात, सस्पेंस और रिवेंज से भरपूर इस सफ़र के लिए। आइए शुरू करते हैं। नवल दामत पार्ट 2 पलवशा साफ़ी किस्त नंबर 11 डोंट कॉपी विदाउट परमिशन। आबाद बस करो, अंदर आओ। कब से बाहर खेल रहे हो? सर्दी लग जाएगी। राना ने सर बुलंद करके खिड़की से बाहर देखते हुए बेटे को डिपटा। इबाद अब भी बर्फ में खेल रहा था। एक फिसलन ज़दा बर्फ पर वो लड़खड़ाया भी था जिस पर राना का सांस रुक सा गया। आबाद फौरन अंदर आओ, सारी बर्फ स्लिपरी हो रही है, गिर जाओगे। अब की बार उसकी आवाज़ मजीद सख्त हुई। कॉल पर यह सब देखते एल्जिना का इरादा पस्त पुश्त होता गया। मुश्किल से जो दिल बना था वो बैठता चला गया। याशिम कुछ कहो उसे। खुद की कोशिश नाकाम रही तो शौहर को मुतवज्जह किया। याशिम आतिशदान के पास बैठा लकड़ियां सुलगा रहा था। अबाद बस एक लफ्ज़ी सदा बुलंद हुई। याशिम अपने खानदान का इकलौता था और अब इबाद पर भी सख्ती कम और लाड ज्यादा था। लेकिन कभी कभी बाप और दादा की एक सदा इबाद की शरारतें रोकने काफ़ी होती। बाप की आवाज़ पर इबाद सीधा हुआ। कपड़े और ग्लव्स पर जमी सफ़ेदी, झाड़ी रोश पर जोर जोर से जूते पटक कर कीचड़ साफ किया और तेजी से अंदर को भागा। हाँ एल्जिना, सॉरी, तुम कुछ बोल रही थी। राना ने अब मोबाइल सीधा करके बेटी को देखा। एल्जिना अंदर ही अंदर शश हो पंज में मुब्तला रही। राना की आवाज़ पर चौंक गई। आवा नहीं मम्मा, कुछ नहीं। उसने जियाल के मुतल्लिक बताने का इरादा तर्क किया। ये वो पहला मौका था जहाँ एल्जिना ने राना को दिल की बात न बताने का कदम लिया। ये कदम सही था या गलत उसे बहुत जल्द पता चलने वाला था। ओके बेटा, फिर बात होगी। भी मुझे लंच बनाना है। राना ने कॉल खत्म करने का इरादा किया। ओके मम्मा, अल्लाह हाफिज पापा। एल्जिना को भी यही मुनासिब लगा, वरना वो ज्यादा देर मम्मा से अपनी कैफियत छुपा न पाती। टेक केयर ज़ेनी, मैं बाद में तफसील से बात करूंगा। याशिम ने भी इसी अंदाज जवाबी सदा लगाई। इबाद ने मम्मा को उठते देखा तो फौरन याशिम के गोद में आकर उसके कोट में छुप गया। मेरी बात सुनने में क्या तकलीफ है? हाँ। राना ने फिर भी करीब आकर उसका कान खींचा। आवा पापा। याशिम हमेशा से इबाद का ढाल बन जाता। उसने खुद मजीद पापा की बाहों में भींच लिया। बेगम, उस उम्र में मस्ती नहीं करेगा तो क्या हमारी उम्र में आकर करेगा? याशिम ने प्यार से राना को पास बिठाया। गुमराह करने से अच्छा है डांट लगा लो। राना ने अपना मंतिक बताया। नहीं, गुमराह तो नहीं होगा हमारा बेटा। उसका एक बाजू इबाद के गिर्द माइल था और दूसरा राना ने गिर्द। इबाद खिलखिलाकर हंस पड़ा। राना ने मोहब्बत पाश नजरों से बेटे को देखते आगे होकर उसके गर्म गाल पर बोसा दिया। उसके आगे होने पर उसका चेहरा याशिम के सामने आ गया तो उसने झुककर बीवी के रुखसार को बोसा। राना झटका खाकर पीछे हुई। शौहर को आंखें दिखाकर बेटे की मौजूदगी का एहसास दिलाया। याशिम ने शरीर अंदाज मुस्कुराते हुए आबरू उचकाए। राना सर झटक कर उसके हिसार से अलग हुई और किचन के जानिब बढ़ गई। याशिम कुछ लम्हे उसे देखता रहा और फिर बेटे के साथ खेलने लगा। दूसरी तरफ मेलबर्न के शहर पर गहरा नीला रंग फैल चुका था। मगरिब का वक्त खत्म होने में कुछ वक्त बाकी था। उस वक्त एल्जिना को बहुत कम दिली महसूस हो रही थी। माँ बाप को नहीं बता सकती थी पर उसे तो बता सकती थी, जो उन सब रिश्तों से अफजल है। ये सोचते वो तेजी से उठी और वक्त खत्म होने से पहले मगरिब की नमाज अदा करने वुजू करने भागी। नए साल का आगाज जोश भरा हुआ। बहुत से स्टूडेंट्स नया साल फैमिलीज के साथ मनाने अपने अपने वतन लौट गए। लोकास जर्मनी और जॉन कोरिया चला गया, जबकि सारा इंडिया। हुरैब और एल्जिना ने छुट्टियां कैंसिल करके फाइनल एग्जाम्स की तैयारी करना बेहतर समझा। यही मशवरा उसे याशिम ने भी दिया था। कुछ ऐसी कैफियत जियाल की थी। वो अभी घर नहीं गया। अच्छा करियर बनाने नींद, भूख, सुकून और खुशियों को पर पुश्त डालना पड़ता है। एल्जिना और जियाल दोनों के मज़ामीन अपने अपने मकाम पर सबसे सख्त फील्ड में से थे। इन दोनों का ही ज़्यादातर वक्त हॉस्टल के बंद कमरे या अपने कैंपस से मुतल्लिका लाइब्रेरी और कैफ़े में गुजरता। ऐसा नहीं था कि जियाल के दिल से एल्जिना की मोहब्बत कम हो चुकी थी, बस उसने कदम जमने तक पढ़ाई को तरजीह दी। वहीं एल्जिना उससे मुलाकात तो ना कर पाई पर दिल से भुला भी न पाई। फरवरी का महीना इम्तिहानात ने घेर लिया था। दो दिन के वक्फे से पूरे 28 दिन पेपर लिखने और पढ़ने में बीत गए। दूसरे सेमेस्टर के आगाज से पहले छुट्टियां मिली, जिसमें यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न के हर स्टूडेंट ने दिल खोल कर आराम किया। 21 से 26 मार्च मेलबर्न में कल्चर वीक मनाया जाता था। ऐसा ही प्रोग्राम यूनिवर्सिटी में भी मुनक्किद किए जाते। म्यूजिकल शोज, फैशन शोज, आर्ट्स एग्जीबिशन, हर जोर एक एक बराए आजम के नाम था, जिसमें उस बराए आजम के मुल्कों से आई स्टूडेंट्स अपने अपने मुल्क की नुमाइंदगी करते। उनका फेल सिर्फ यूनिवर्सिटी के अंदर तक ही महदूद न रहता, बल्कि मेलबर्न शहर की सड़कें भी कल्चर वीक से लुत्फ अंदाज होती। सारा ने इंडिया को प्रेजेंट करने जदीद मॉडल की ऑरेंज कलर की बनारसी साड़ी पहनी, बालों में ताज़ा गजरे लगाए और भारी ज्वेलरी के साथ पेशानी पर बिंदी भी चस्पा की। हुरैब ने सिंधी अजरक और शीशों के काम का मुंतशिर फ्रॉक पहना और लंबे बालों पर सिंधी टोपी। एल्जिना न सिंधी बनी थी
न पंजाबी, उसे पूरे पाकिस्तान से मोहब्बत थी। उसने आसमानी रंग का चूड़ी दार पाजामे के साथ लंबा कामदार फ्रॉक पहना, बालों को रोल किया, हल्का मेकअप, हाथों में चूड़ियां और कानों में छोटी बाली, पैरों में मैचिंग के खस्से पहने वो सबसे हसीन लग रही थी। नूरी सिद्दीकी से मिला, पुरकशिश सरापा, और उस पर राना की सादगी, एलजीना जमील और वकार से भरपूर दोशीज़ा थी। एमा, लोकास और जॉन भी अपने अपने सकाफ की अक्कासी करते तैयार हुए। पूरा ग्रुप अपने कल्चर में तैयार होकर यूनिवर्सिटी से बाहर निकल आई। मेलबर्न की सड़कें उस दिन कुछ और ही कह रही थी। फ्लिंडर्स स्ट्रीट के करीब रंगों की लहर उमड़ आई थी। ढोल की थाप, बांसुरी की ले और कदमों की हमाहंगी, मुख्तलिफ सकाफतें जैसे एक ही धड़कन पर चल रही हूँ। ये मेलबर्न है, लोकास ने भीड़ में खड़े होकर कहा, जहाँ दुनिया एक सड़क पर मिल जाती है। सामने रंग बिरंगे मलबूसात में मलबूस लोग गुजर रहे थे। कहीं अफ्रीकी रक्स की तेजी, कहीं एशियाई लिबास की नफासत, कहीं लातीनी मौसीकी की गर्मी। एक लम्हे को लगा जैसे वक्त ने सरहदें मिटा दी हो। सारा ने मोबाइल उठाते हुए कहा, ये देखो, हर चेहरे पर फख्र है अपनी पहचान का। उसने वीडियो बनाना शुरू किया। जॉन और लोकास अपने अपने ग्रुप्स में चले गए। एम्मा भी नज़रों से ओझल रही। सारा ने परेड का हिस्सा बनने इंडियन कम्युनिटी का रुख किया। एलजीना और हुरैब पाकिस्तानी कम्युनिटी के घेरे में आ गई। फ्लिंडर्स स्ट्रीट स्टेशन के बाहर जमा होती भीड़ में एक अजीब सी बेचैनी और खुशी घुली हुई थी। हवा में मुख्तलिफ ज़बानों की आवाज़ें तैर रही थी, जैसे शहर खुद कोई लंबी सांस ले रहा हो। आज एशियन कल्चर परेड का दिन था। वह दिन जब मेलबर्न अपनी शनाख्त नहीं बल्कि सबकी शनाख्तें समेटकर बाहर निकल आता है। वो दोनों पाकिस्तानी कम्युनिटी के साथ स्वानस्टन स्ट्रीट की तरफ बढ़े। सड़क के दोनों तरफ ठंडियाँ लटक रही थी। रंग बिरंगे गुब्बारे और स्टेज पर मौसीकार साथ छेड़ रहे थे। उसके साथ साथ अलग अलग फूड स्टॉल्स भी लगे थे। बिरयानी, कबाब, निहारी के साथ गोल गप्पे, चना चाट और दिगर खिरद और नोश की अशिया नजर आई। सबसे पहले उन्होंने चाट का मजा लिया और फिर गोल गप्पे के लिए लाइन में लग गए। तकरीबन 10 मिनट बाद उनका नंबर आया और वो अपने अपने प्लेट ले साइड पर हो गई। हुरैब ने चटखारा लेते गोल गप्पा मुंह में डाला कि ठिठक गई। एक लम्हे को उसका मुंह फूला हुआ ही रह गया। तेज तेज दांत चलाते उसने एलजीना का बाजू झिंझोड़ा। अस हुरैब, की कर रही हो? सारा पानी मेरे ड्रेस पर गिरा दिया। एलजीना ने फौरन प्लेट आगे कर दी। वो देखो, हुरैब ने उसका जबड़ा दबोच कर उसका रुख पीछे किया। उसे एलजीना के ड्रेस की कोई परवाह न थी। एलजीना ने तपे अंदाज में पीछे देखा और अगले ही लम्हे तासुरात बदल गए। धड़कन बढ़ती महसूस हुई थी। जियाल सफ़ेद कमीज शलवार पर ब्लैक वेस्ट कोट, जेब तन के बाल शेव नफासत से बनाए, पैरों में पेशावरी चप्पल और घने सियाह बालों पर चित्राली टोपी के साथ कंधों पर कैरमल कलर शाल ली इसी सिमत आ रहा था। लंबे चौड़े हैंडसम जवान पर पाकिस्तानी पोशाक उसकी शान मजीद निखार रही थी। वो एलजना के रूबरू आया। एलजीना के दिल में कई जज्बात उभर कर मादूम हुए। कैन आई जॉइन यू? उसने रुख घुमाकर हुरैब से पूछा। एलजीना अगर उससे दूरी बरत सकती है तो जियाल भी इग्नोर कर सकता है। ये बात उस लम्हे एलजीना को समझ आया। श्योर, हुरैब तो फौरन मान गई, बल्कि अपना प्लेट भी उसके आगे किया। जियाल ने मशकूर होते सर को खम दिया और एक गोल गप्पा उठाकर मुंह में डाला। एलजना का अचानक दिल उचाट होने लगा। जियाल का किसी और अहमियत देना उसे कहीं ना कहीं अच्छा नहीं लग रहा था। मोहब्बत का पहला एहसास शायद ऐसा ही होता है। मैं परेड में हिस्सा लेने वाला हूँ, तुम दोनों भी चलोगी? उसने पूछते हुए बारी बारी दोनों को देखा। हाँ, क्यों नहीं, जवाब में हुरैब ने पहल किया। अब उन दोनों की नजरों एलजीना पर थी। उसने हम्म करते सर इस्बात में हिलाया। जियाल और हुरैब खुश हो गए। आगे पीछे चलते वो तीनों मेन रोड पर आ गए। परेड शुरू होते ही ढोल की पहली थाप दिल में उतर गई। बांग्लादेशी रक्कासों के पांव जमीन पर पड़ते तो यूं लगता जैसे शहर की नब्ज तेज हो गई हो। उनके बाद जापानी जुलूस आया, खामोश बावकार कदमों में नस्मा, फिर कोरियन ग्रुप जिनकी मुस्कुराहटें और रक्स में जिंदगी छलक रही थी। जॉन ने दूर से एलजीना और हुरैब को देखकर हाथ भी हिलाया था। उसके बाद अफगानिस्तान और इंडिया के ग्रुप्स मैदान में गए। सारा अपने मुल्क का झंडा ली सबसे आगे थी। एलजीना हर मंजर को आंखों में कैद कर रही थी। ये सिर्फ तमाशा नहीं था, ये तारीख थी, हिजरत की, जद्दोजहद की, कबूलियत की। पाकिस्तानी साफ्ती जुलूस सामने आया। तीसरी और चौथी कतार में वो तीनों भी थे। जियाल, फिर एलजना और फिर हुरैब। सब्ज और सफ़ेद परचम, बगड़े की थाप और ढोल की गूंज दिल बे इख्तियार भर आया। दूर रहकर ही शायद अपनी मिट्टी की खुशबू समझ आती है, ज़ेनी ने आहिस्ता से कहा। आसपास तमाशाई और रिपोर्टर्स के कैमरे उनकी अक्सबंदी करने लगे, और शायद यही फासले हमें खुद से जोड़ते हैं। वो उसके साथ साथ चल रहा था। ज़ेनी ने बेख्तियार गर्दन घुमाकर उसे देखा। कोई मिकनातिस सी कशिश थी उसमें कि लाख कोशिश के बावजूद एलजीना खुद को रोक नहीं पा रही थी। जियाल ने कदम कदम चलते एक एहसास के तहत गर्दन घुमाई। दोनों की नज़रों मिली और एक दूसरे में मुकैद हो गईं। जियाल की नज़रों में मोहब्बत था, अपनायत थी, जबकि एलजना की नज़रों में खौफ और झिझक। एक बच्ची ने भागते हुए आकर उनके हाथों में छोटे झंडे थमा दिए। दोनों ने एक दूसरे के शहर से निकलकर मुस्कुराते हुए झंडे लहरा दिए। बैकग्राउंड में बांसुरी वाला जिये जिये पाकिस्तान की धुन बजा रहा था।
और उनके आगे चलती दोनों कतारें मिली नगमा गुनगुना रही थी। दिल जैसे एक लम्हे को अपने वतन लौट आया हो। उस आंखों के सामने मरी की बर्फ, मम्मा के हाथ और पापा की बातें घूम गई। इबाद की शरारतों पर लब मुतबस्सम हुए। तुम ठीक हो? उसने मुतफक्किर अंदाज में पूछा। बस यादें यहाँ आकर ज्यादा तेज हो जाती है। एलिजना ने उदासी झटक कर मिटाई। शायद यही घर से दूर होने की कीमत है। उसे भी अपने याद आई थे। परेड खत्म होने लगी मगर असर बाकी था। लोग बिखर रहे थे, रंग दिलों में रह गए थे। परेड के इख्तिताम पर लोग आहिस्ता आहिस्ता लौटने लगे। सड़कें फिर आम हो रही थी मगर दिलों में यादें ठहर गई थी। ये शहर सिर्फ जगह नहीं, एक एहसास है जहाँ हर कहानी को सांस लेने की जगह मिलती है। और मेरी कहानी, दिल ही दिल सोचते हुए वो भी उन रंगों में अपना साया तलाश कर रही थी। ज़ेनी, सियाल का लहजा बहुत नरम था। हम्मम, वो नज़ारों को देखते हुए बोली। बहुत अच्छी लग रही हो। उसने तारीफ करने में देर कर दी। एल्जिना की हार्ट बीट मिस हुई, गाल सुर्ख होने लगे। अहमियत का पहला एहसास इतना एतमाद भरा होगा उसने सोचा न था। थैंक्स, वो ब्लश करते हुए इतना ही कह सकी। बस थैंक्स, मेरी तारीफ नहीं मिलेगी क्या? उसने हाथ बढ़ाकर यारा रिवर के जानिब चलने का इशारा किया। मेन रोड के मुकाबले यारा रिवर, धयारा रिवर खामोशी से बह रहा था। एलिजना ने गर्दन दाएं जानिब करके पीछे देखा। उसका गैंग कहीं नजर नहीं आया। हुरैब भी भीड़ में बिछड़ गई थी। एल्जिना उसके साथ यारा रिवर के किनारे बने एक कैफे में आ गई। आप भी अच्छे लग रहे, उसने तारीफ कर दी। जियाल ने मुतबस्सम होते पहले सीट पीछे किया और एलिजना को बैठने का इशारा किया। वो उसके अंदाज से मोतबर होकर नशिस्त पर बैठी तो वो घूमकर उसके मुकाबिल नशिस्त पर आ बैठा। आज चूंकि कल्चरल डे था, सभी शहरी रोड के उस पार बने अपने अपने मुल्क की नुमाइंदगी करते फूड स्टॉल्स पर जमा थे और यारा रिवर कैफे पुरसुकून था। यहाँ की कॉफी बहुत अच्छी है। जियाल ने वेटर लड़के को 2 उंगलियां दिखा कर दो कॉफी का इशारा किया। एलिजना बस उसे देखती रही। आज जो एहसास हो रहा था वो उससे पहले कभी नहीं हुआ था। आर्डर आ चुका था। वो सामने कुर्सी पर बैठा था, हाथों में कॉफी का कप थामे। मैं तुम पर कोई दबाव नहीं डालना चाहता। आई रियली लाइक यू जेनी, उसने आहिस्ता कहा। एलिजना एकदम सीधी हो गई। एक अनजाने खौफ ने जकड़ लिया था। बस सच कहना जरूरी समझा। घुमा फिरा कर बात करना नहीं आता मुझे। मौजू गुफ्तगू बदल गया। माहौल में खुशी के बजाय तनाव बढ़ने लगा। सच आसान नहीं होता। उसकी आवाज में लर्जिश थी, खास तौर पर जब घर साथ चल रहा हो। अब उसकी नजरों यारा रिवर के खामोश पानी पर जम गई। वो सियाल से अपनी फीलिंग्स छुपाने की नाकाम कोशिश करने लगी। वो खामोश रहा जैसे उस खामोशी में उसे महफूज रखना चाहता हो। मैं जानता हूँ। कुछ लम्हे बाद उसने कहा, तुम्हारा डर बेवजह नहीं। सियाल वजह से अच्छे से वाकिफ था। एलिजना के नजरों में राना का चेहरा उभरा। मैं वादा नहीं मांग रहा, बस ये जानना चाहता हूँ कि मैं अकेला नहीं हूँ। वो उसके ज़बानी उसके दिल का हाल जानना चाहता था। अकेले नहीं हो मगर आज़ाद भी नहीं। एलिजना ने इनकारी हुई न रजामंदी दिखाई। ये जुमला दोनों के दरमियान ठहर गया। दूर कहीं गाड़ी गुजरी, वक्त आगे बढ़ गया। कल्चर प्रोग्राम अब भी चल रहा था मगर वहीं इसी लम्हे में 2 दिल एक दूसरे की तरफ बढ़े और 2 खौफ उन्हें थामे रहे। मैं इंतजार कर सकता हूँ, उसने संजीदगी से कहा, लेकिन छुप कर नहीं, इज्जत के साथ। वो उठ खड़ा हुआ। कॉफी ऑन छुई रही। उसने पहली बार सुकून से उसकी तरफ देखा। शायद यही बात मुझे तुमसे करीब ले आई है, लेकिन मैं उसे मजीद बढ़ावा नहीं दे सकती। जियाल, वो भी साथ उठ गई। उसका कब भी वैसा ही रहा। फैसला तुम्हारा है, मैं सिर्फ दुआ कर सकता हूँ। जियाल अब भी उम्मीद का दामन थामे हुए रहा। एलिजना खामोश रही। जियाल से उसकी खामोशी देखी नहीं गई। वो उसके साइड से गुजरकर वापस मेन रोड के रश से जा मिला और वो अकेली रह गई, दिल में चाहत और सर पर खानदान का साया लिए। उस वक्त उसने जान लिया, मोहब्बत हमेशा इनकार से नहीं टूटती, कभी कभी खौफ से भी आजमाई जाती है। और उसकी कहानी, वो अब एक ऐसे मोड़ पर थी जहाँ हिम्मत मोहब्बत से पहले मांगी जाती है। हालब दरबार होटल। शाम के धुंधलके में होटल की इमारत किसी शाही महल की तरह इस्तदा थी। शीशे की दीवारें आसमान के रंग अपने अंदर समेटे हुई थी और संगे मरमर का वसीद दाखिली दरवाज़ा सुनहरी रोशनियों में नहाया हुआ था। दाखिली रास्ते के दोनों जानिब बुलंद फव्वारे नर्म शोर के साथ बह रहे थे। सरसब्ज लॉन तराशे हुए पौधे और जदीद आर्ट के मुजस्मे उस वकार को और बढ़ा रहे थे। पोर्टिको के नीचे सियाह यूनिफॉर्म में मलबूस दरबान खड़े थे। गाड़ियां खामोशी से रुकती थी, दरवाजे खुलते थे और मेहमानों का इस्तकबाल मुस्कुराहट और झुकाव के साथ होता था। होटल का नाम धाती हरूफ में चमक रहा था, एक ऐसा नाम जो शहर में शान दौलत और राजों की अलामत समझा जाता था। खुदकार दरवाजे सरसराहट के साथ खुले। अंदर लॉबी की रोशनी नर्म थी, लेकिन फिजा में एक गैर महसूस तनाव मौजूद था। क्रिस्टल फानूस के नीचे चंद लोग आम सी गुफ्तगू में मसरूफ थे, मगर उनकी आवाज़ें जैसे कहीं गुम हो रही थी। वो दोनों खामोशी से अंदर आए। उनके कदम कालीन में डूबते चले गए और रिसेप्शन पर खड़ी लड़की ने मुस्कुराकर सर हिलाया। वो मुस्कुराहट जो हर मेहमान के लिए थी। मिस्टर एंड मिसेस शादमान अरीब, रूम नंबर 248 की बुकिंग है। उसने अपना शनाख्ती कार्ड टेबल पर रखा। शादमान कॉफ़ी कलर के पठानी कमीज शलवार और ब्राउन वेस्ट कोट के साथ पेशावरी चप्पल में तैयार हुआ था और नहयान डिज़ाइनर ड्रेस और हील पहने, बालों को हाफ कैचर में बांधे और नफीस का मेकअप किए उसके एक कदम पीछे थी। मिस्टर एंड मिसेस सुनकर उसने कनखियों से शादमान को घूरा था।
बुकिंग कंफर्म होने के बाद रिसेप्शन पर मौजूद लड़की ने की कार्ड दिया और लिफ्ट के जानिब जाने का रास्ता बताया। शादमान ने सर को खम दिया और एक कदम पीछे होकर पहले नियान को जाने का इशारा किया। वो आगे चल पड़ी और शादमान उसके पीछे। अमला के सामने वो नए जोड़े के जैसे अदाकारी कर रहे थे। उस वक्त शादमान प्यार में दीवाना रन मुरीद लग रहा था। उनका बैग उठाए स्टाफ पर्सन को कम से कम यही लगा। लिफ्ट और फिर मतलूबा कॉरिडोर में चलते दोनों में खामोशी रही। कमरे के दरवाजे सामने वो रुके। शादमान ने वेटर से बैग थाम लिया। वो सर को खम देकर पलट गया। नयान ने डिजिटल कार्ड लगाकर दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हुई। शादमान अपने तफ्तीशी निगाह से कॉरिडोर का मुकम्मल जायजा लेते दो पल वहीं रुका रहा। कमरे का दरवाजा स्मार्ट लॉक की हल्की सी आवाज के साथ खुला। अंदर दाखिल होते ही नरम खुशबू ने इस्तकबाल किया, जैसे ये कमरा पहले ही मेहमान के मिजाज से वाकिफ हो। किंग साइज बेड बर्फ जैसे सफ़ेद बिस्तर के साथ दरमियान में रखा था। उसके पीछे लकड़ी और मखमल का इम्तिजाज जिसमें छुपी रोशनी एक पुरसुकून माहौल पैदा कर रही थी। फ्लोर से छत तक शीशे की खिड़की शहर की रोशनियों को फ्रेम की तरह समेटे हुए थी। एक कोने में आरामदेह सोफा और लकड़ी का वर्क डेस्क जिस पर जदीद लैंप, नोट पैड और फोन तरतीब से रखे थे। मिनी बार खामोशी से जगमगा रहा था। कॉफी मशीन के पास दो नफीस कप जैसे किसी गुफ्तगू के मुंतजिर हों। बाथरूम किसी निजी स्पा से कम न था। संगे मरमर की दीवारें, रेन शावर, गहरा बाथ टब और तौलिए जो गरमाइश के साथ आसाइश का एहसास देते थे। ये कमरा सिर्फ क़याम की जगह नहीं था। ये थकन, तन्हाई और ख्वाबों के दरमियान एक महफूज वक्फा था। कमरा तो बहुत शानदार है। ये डॉक्टर सियाल काफी रंगीन मिजाज है क्या? शादमान अंदर दाखिल होते हुए कनकारा स्मार्ट दरवाजा अपने आप वापस लॉक हो गया, जिससे वह दोनों ये बात तो समझ गए कि उस कमरे में की कार्ड के बगैर अंदर आना या जाना मुमकिन न था। नहयान ने उसके तबसरे को खातिर में न लाते उसके हाथों से अपना बैग लिया और अपना तफ्तीशी सामान निकालने लगी। पहले बेड किनारे टिककर अपने हिल्स उतारे जिसमें उसे सुबह से उलझन हो रही थी। फिर ग्लव्स, लेजर ग्लासेस, मास्क पहनकर बगौर रूम का जायजा लिया। उसके पीछे शादमान ने भी बैग में झांक कर दूसरा जोड़ा ग्लव्स निकाल कर पहनने लगा। सो टेल मी क्लासमेट, तुम्हारा डॉक्टर सियाल से कोई स्पेशल कनेक्शन है क्या? शादमान ने दूसरा तबसरा किया। फ्लोर पर दो जानू बैठी। निहान जो लेजर ग्लासेस की मदद से जूतों का प्रिंट ले रही थी, ठिठक कर रुक गई। बेयकीनी से सर उठाकर लंबे चौड़े सरापे को देखा। तुम उस केस पर अपनी जॉब, जो तुम्हें सबसे ज्यादा अजीज है, वह दांव पर लगा रही हो तो वो तो स्पेशल होगा, राइट? शादमान अपना पुलिसी दिमाग लगाकर वजाहत देते अलमारी के सिमत बढ़ा। ऐसी कोई बात नहीं है। नहयान मुस्तरिब होने लगी। 3 साल पहले शूट हो गई थी। डॉक्टर सियाल ने मेरी जान बचाई थी। बस इसी का एहसान चुका रही हूँ। उसने उठकर बेड के पीछे झांका। सर आगे को करने से उसके अध खुले बाल कंधे पर सरक कर चेहरे को छुपा गए और वो देख न पाई ना शादमान अपनी जगह जामिद खड़ा उसी को देख रहा था। शादमान, वो लाइट देना प्लीज। उसने बेड के पीछे झकाकते हुए सदा लगाई। आगे से कोई जवाब न आया। शादमान साकिन रहा। पुलिस होकर न जाने क्यों नहयान के शूट होने का सुनकर वो हरकत न कर पाया था। शादमान, क्या करे हो, लाइट दो। नहयान फिर से बोली। अब की बार उसने ताज्जुबी अंदाज में सर उठाकर बाल पीछे करते उस वजूद को देखा। शादमान उसकी नजरों खुद पर महसूस करते गड़बड़ा गया और फिर उसका बैग टटोल कर एक टॉर्च लाइट निकाल कर उसे थमाई। नहयान ने तेज लाइट से हर कोना छान मारा लेकिन कुछ न मिला। शादमान, आई नो, मैंने जबरदस्ती तुम्हें उस केस में इन्वॉल्व कर दिया है, पर तुम चाहो तो बैग का आउट कर सकते हो। मैं अकेली देख लूंगी। नहयान ने उसे गैर दिलचस्पी से खड़े देखकर तजवीज दी। लैब का सामान उतार कर वापस बैग में डालते वो फॉरेंसिक रिपोर्ट और वारदात की पिक्चर्स देखने लगी। बहुत बहादुर हो नहयान लघारी, शूट होकर भी सर्विस में हो और अब इतना बड़ा केस अकेले कर रही हो। डर नहीं लगता तुम्हें? शादमान कदम कदम चलता उसके अकब में आया। मैं कभी पीछे हटने वालों में से नहीं थी। मैं हमेशा डट का मुकाबला करने वालों में से हूँ। फाइल का एक एक वर्क पलटते उसने बेबाकी से कहा। यही अदा तो स्कूल से पसंद है। शादमान ने उसके कान के पास सरगोशी की। नहयान शौक हो गई। उसे शादमान अपने बहुत करीब महसूस हुआ। फौरन से एड़ियों के बल घूमकर उसे देखा। दोनों की नजरों टकराई। वो मखमूर महवियत से उसे सरता पैर देखता और करीब आया। शादमान, क्या कर रहे हो? वो एक कदम पीछे हुई। उसने जवाब नहीं दिया, कदम आगे बढ़ा। नहयान की धड़कन तेज होने लगी। एक और कदम पीछे हुआ। इसी अंदाज वजीहा मर्दाना सरापा भी आगे हुआ। शादमान स्टॉप आवा। उसे रोकते हुए वो लड़खड़ा गई और तेजी से आंखें मीच ली। इसके गिरने से पहले शादमान उसे बाजू से थाम चुका था। नहयान को इसका लम्स अपने बाजू पर महसूस हो रहा था, पर आंखें सख्ती से मीचे इसने तवाजुन संभालने की कोशिश की। रिपोर्ट के मुताबिक मिसेस सियाल स्पॉट पर खड़ी थी। शादमान की आवाज फिजा में गूंजी। नहयान ने हल्के से पलकें उठाईं। इसका चेहरा वाजे हुआ। खिड़की का शीशा खुला था और मोटा पर्दा हटा हुआ था। शादमान ने इसके अकब में खिड़की को देखा। नहयान अब तक बदहवास थी। उसे शादमान की बातें समझने में वक्त लगा। और मिस्टर सियाल, वो बोलते हुए उल्टे कदम पीछे गया। यहाँ खड़े थे, दरवाजे के सामने। इसने गर्दन दाएं सिमट करके कमरे के बंद दरवाजे को देखा। नहयान अब इसकी बातें साफ समझ रही थी। मामला वाजे हो रहा था।
इस तरह दरवाजे से आने वाले को सियाल, इसके आगे बयान करते हुए अपने दाएं हाथ से गन का खाका बनाकर नहयान का निशाना बांधा। गोली चलाते हुए महसूस हुआ है। इसने अपनी बात मुकम्मल की और फिर दोबारा खिड़की तक आया। नहयान भी घूमकर इसके साथ पर्दा हटाकर बाहर देखने लगी। थोड़े फासले पर ऐसा ही एक और होटल था, लेकिन ऐन मुमकिन हो सकता है कि गोली सामने इस होटल की किसी कमरे से शूट हुई हो या यहाँ होते मंजर को वहां से किसी ने देखा हो। शादमान ने पहले दोनों कमरों के माबैन का फासला नापा और फिर अपना बयान मुकम्मल करके नहयान को देखा। वो महफूज होते सारी कड़ियां जोड़ रही थी। चेहरा पुरसुकून था। तुमने भले मुझे ज़बरदस्ती इन्वॉल्व किया हो मिस नहयान, लेकिन मैंने इस केस को बहुत डीपली स्टडी किया है, तो अब मैं बिल्कुल बैक आउट नहीं करने वाला। शादमान घूमकर कमरे के बीच में आया। नहयान मुख्तलिफ हो गई। उसे अपने कहे लफ्ज़ों पर पशेमानी हुई। एंड सॉरी। शादमान ने आंखें घुमाकर थोड़ी देर पहले की अपनी हरकत याद दिलाई। वो सिर्फ काम का हिस्सा था। इसने लापरवाही से शाने उचकाए। आइंदा ऐसी हरकत मत करना क्लासमेट। नहयान ने धमकते हुए उंगली दिखाई। इसने हलफ लेने के अंदाज में हाथ उठाकर सर को खम दिया। नहयान तेजी से बेड तक आई और अपने हील्स पहनने लगी। चलो, हमें इस होटल की छानबीन करनी है, इसने चहकते हुए कहा। शादमान मुस्कुराकर इसके पीछे हुआ। जियाल के रिहाई की पहली कड़ी मिल चुकी थी। जारी है नावल नदामत पार्ट 2। पलवशा साफी किस्त नंबर 12। डॉक्टर सियाल बट हार्ट हॉस्पिटल। बुलंदो बाला चमकती इमारत अपने शान लिए खड़ी थी। एडवोकेट वली खान सफ़ेद कमीज शलवार पर ब्लैक कोट और ब्लैक शूज पहने हशाश बशाश तैयार नजर आया। इसके पीछे जहीर भी इसी तरह आम अंदाज में था। दोनों साथ साथ चलते अस्पताल के अंदर दाखिल हुए। लॉबी के आगे कॉरिडोर और फिर लंबा सा हॉल क्रॉस करके एक केबिन के सामने रुके। कमरे नंबर 8। जहीर का दिल धड़का था। 3 माह होने को थे, लेकिन दुख अब भी ताज़ा था। कमरे में दाखिल होते ही वली खान के कदम रुक गए। ये कोई आम कमरा नहीं था। यादों की कैद थी। दीवार पर लगी घड़ी खामोश थी, जैसे वक्त ने यहाँ आकर सांस रोक ली हो। एक तरफ किताबों की अलमारी, नफ्सियात, जुर्म, इंसानी जहन, और मेज पर बहुत तरतीब से रखी फाइलें। इतनी तरतीब के खौफ आने लगे। जहीर ने इसके पीछे अंदर आकर दरवाज़ा आहिस्ता से बंद किया। ताले की आवाज़ वली खान के दिल में कहीं गूंजी। यही कमरा था, यही वो जगह जहाँ कत्ल से पहले आखिरी बार रोशनी जली थी। माजी की कई यादें एक साथ इसके जहन के पर्दे लहरा गई। जहीर इसके साइड से गुजरकर कमरे के अंदर तक आया। इसकी रोलिंग चेयर पर हाथ फेरा। आखिरी मर्तबा अपनी जिंदगी से भरपूर बहन से यही मुलाकात हुई थी। कमरे का दरवाज़ा खुला तो वो दोनों बेक वक्त मुड़े। वली खान के तासुरात नॉर्मल थे, जबकि जहीर के चेहरे पर नामहसूस सख्ती दर आई। आप यहाँ? असिस्टेंट डॉक्टर जरवा सैफ अल्लाह अंदर दाखिल होते चौंक गई। हाँ, मैं इस कमरे का मुआयना करना चाहता हूँ, वली खान ने पेशावराना अंदाज में जवाब दिया। जहीर कोट की जेबों में हाथ डाले पीछे खड़ा रहा। जरवा ने सर को खम दिया। तासुरात में पेशावराना ठंडक थी। वली खान ने जवाब देने से पहले कमरे को दोबारा देखा। हर चीज अपनी जगह थी, सिवाय इसकी सांस के। वो मेज के करीब गया। इसने एक फाइल को हाथ लगाया, फिर फौरन वापस रख दिया, जैसे किसी की निजी सोच को छू लिया हो। वो यहाँ अक्सर रात देर तक रहती थी। इसने जरवाह से सवाल किया बेदिली से। जहनी मरीज वक्त नहीं देखते, डॉक्टर जरवाह ने कहा, और कुछ जख्म दिन में नहीं खुलते। ये जवाब कानूनी नहीं था, इंसानी था। अपनी बहन जैसी साथी को याद करके जरवाह भी अफसुर्दा होने लगी। वो मानूस और खूबरू लड़की थी, ना बहुत खूबसूरत ना गोरी, मगर बेइंतहा की कशिश रखती थी। वली खान की नज़र खिड़की के पास रखी कुर्सी पर ठहर गई। वो कुर्सी उसे अजीब सी मानूस लगी। एक खुलिया सा इस पर नमूदार हुआ, जो हवा के साथ महलूल हो गया। ये कुर्सी यहाँ हमेशा से थी। वली खान बेख्तियार इस जानिब गया। जहीर ने दीवार से टेक लगाए सर उठाकर जगह को देखा। पिछली दफ़ा जब वो इससे मिलने आया था, तो वो दोनों इसी जगह बैठे थे। हाँ, इसने कहा। कुछ लोग खड़े होकर सच नहीं बोल पाते, जरवा ने खोए हुए अंदाज में जवाब दिया। कमरे में खामोशी भर गई, वो खामोशी जिसमें सवाल चीखने लगते हैं। वली खान के पास मजीद पूछने सवाल नहीं थे। वो घूमकर बाहर निकल गया। जहीर ने एक झूठी नज़र जरवा को देखा और सर झुकाकर वली खान के पीछे चल पड़ा। जरवा ने चारों सिमत देखते लंबी सांस खारिज की और सर झटक कर कमरे से बाहर निकल आई। कॉरिडोर और लॉबी क्रॉस करके वली खान और जहीर सीढ़ियों के सर पर रुक गए। दूसरे सिमत समर जीन्स पैंट और ब्लैक शर्ट पहने, बाल माथे पर बिखरे हुए थे, सिल्वर चेन गले में डाले अंदर दाखिल हो रहा था। वली खान और जहीर को देखकर रुक गया। आबरू मिलकर तासुरात को बेयकीनी में बदल गए। क्या चल रहा है? वली खान की आवाज़ हर तरह के जज्बात से आ रही थी। इसने कोट की जेब से ग्लासेस निकाल कर आंखों पर लगाई। क्या? जहीर हैरान हुआ। तुम्हारे और डॉक्टर जरवा के बीच? वली खान बिना तमहीद बांधे बोला। आंखें उफुक में देख रही थी और कान जहीर के जवाब पर थे। अब कुछ नहीं। जहीर ने मुतज़ब्ज़ब होते थूक निकला। जहीर, वो इसके जानिब घूमा। आंखों पर सियाह ग्लासेस थे, इसलिए जज्बात दबे रहे। मुझसे झूठ बोलना बहुत महंगा पड़ सकता है तुम्हें। दांत पर दांत जमा लिए। मुझे तुम्हारी लाइफ में कोई दिलचस्पी नहीं है, पर यहाँ मामला तुम्हारी बहन के मर्डर केस का है। इसने कराहट से कहते सर को झटका और पोर्च की सीढ़ियाँ उतरकर अपने कार के सिमत बढ़ गया। जहीर लब भींचे इसके पीछे हो लिया। दूसरी तरफ समर ने अचंभे से उन दोनों को जाते देखा।
اس نے ان کا گاڑی میں سوار ہونے تک تعقب کیا اور پھر اپنا موبائل نکال کر کال ملائی۔ کہاں ہے اب؟ کال موصول ہونے پر وہ سیدھے سادے مستفسر ہوا۔ آفس، وکیل صاحبہ اپنے کیبن میں بیٹھی تھی۔ کیس کا کیا بنا؟ دوسرا سوال بھی اسی لہجے میں ہوا۔ انویسٹیگیشن آفیسر کام پر لگ گئے ہیں، جلد ہی نئے ثبوت ہاتھ لگیں گے۔ اس کی آواز میں اعتماد تھا۔ اس سے پہلے ولی خان کے ہاتھوں کچھ لگے۔ ہمیں مل جائے تو اچھا ہے۔ سمر طیش میں آنے لگا۔ مطلب؟ وکیل صاحبہ اپنا کام چھوڑ کر اس کے جانب متوجہ ہوئی۔ مطلب میں نے ابھی اسے ظہیر کے ساتھ اسپتال سے باہر جاتے دیکھا۔ آئی ایم شیور وہ یہاں بے مقصد تو نہیں آیا تھا۔ سمر نے سنجیدگی سے آگاہ کیا۔ ہم فکر مت کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وکیل صاحبہ نہیں گھبرائی۔ ویسے کون ہے آپ کا یہ انویسٹیگیشن آفیسر؟ سمر نے محتاط انداز میں آس پاس دیکھا۔ مل کر بتاؤں گی۔ وہ جگہ سے اٹھ گئی۔ اس سے پہلے تم ایک کام کرو، پورے اسپتال سٹاف کو ایک جگہ جمع کرو، مجھے کچھ البائی چاہیے۔ موبائل کندھے اور کان کے درمیان دبائے اس نے چیمبر کا دروازہ لاک کیا۔ البائی مطلب؟ سمر حیران ہوا۔ مطلب کچھ ایسے لوگ جو سیال کا کیریکٹر سرٹیفکیٹ بنے، جو یہ گواہی دے کہ سیال کبھی کسی کی جان نہیں لے سکتا۔ وہ ٹک ٹک کر کے چلتی عدالتی نظام سے باہر آئی اور اپنے کار میں سوار ہوئی۔ ہم موقع۔ سمر نے سر کو خم دیا اور کال کاٹ کر موبائل جیب میں ڈالتے اندر بھاگا۔ ولی خان اور ظہیر کا سفر جاری تھا۔ ولی خان خاموشی سے ڈرائیو کرتا رہا اور ظہیر مضطرب سا ونڈ سکرین کے باہر دیکھتا رہا۔ میں اسے پسند کرتا تھا، وہ ہچکچاتے ہوئے گویا ہوا۔ کس ٹائپ کا پسند؟ ولی خان فوراً بولا، مانو اس کے اعتراف کا ہی منتظر تھا۔ پسند کی بھی ٹائپ ہوتی ہے؟ ظہیر زچ ہونے لگا۔ بالکل، پسند کوئی ایک جذبہ نہیں، یہ کئی رنگوں میں بٹ کر انسان کی زندگی میں داخل ہوتی ہے۔ ولی خان نے ترقی بے ترقی جواب دیا۔ ظہیر شش او پنج میں پڑ گیا۔ پسند کی بھی کئی اقسام ہوتی ہے، جو دل، عقل، عادت اور حالات کے مطابق بدلتی رہتی ہے۔ ایک وقتی پسند یہ اچانک پیدا ہوتی ہے، کسی عادت، شکل یا رویے سے، وقت کے ساتھ ختم بھی ہو سکتی ہے۔ دو، سچی پسند یہ گہرے احساس پر مبنی ہوتی ہے، جس میں احترام، سمجھ اور خلوص شامل ہوتا ہے۔ اکثر یہی پسند محبت میں بدلتی ہے۔ تین، ظاہری پسند یہ شکل و صورت، انداز، آواز یا لباس کی وجہ سے ہوتی ہے، اس میں دل سے زیادہ آنکھ شامل ہوتی ہے۔ چار، ذہنی پسند کسی کی سوچ، بات کرنے کے انداز، علم یا نظریات سے متاثر ہو کر پیدا ہوتی ہے، یہ پسند دیرپا ہوتی ہے۔ پانچ، عادت کی پسند کسی کے ساتھ وقت گزارنے کی عادت بن جائے تو دل خود بخود اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ چھ، ایک طرفہ پسند ایک طرف سے احساس ہوتا ہے، دوسری طرف سے نہیں، یہ پسند اکثر خاموش رہتی ہے۔ سات، باہمی پسند دونوں طرف سے احساس یکساں ہو، یہی پسند رشتے کی مضبوط بنیاد بنتی ہے۔ آٹھ، مفاد کی پسند کسی فائدے، حیثیت یا ضرورت کی وجہ سے پیدا ہونے والی پسند، فائدہ ختم ہو جائے تو احساس بھی کمزور پڑ جاتا ہے۔ نو، خوف کے ساتھ پسند دل چاہتا ہے مگر حالات، خاندان یا معاشرے کا ڈر درمیان میں آ جاتا ہے۔ 10، روحانی پسند یہ دل کی گہرائی سے جڑی ہوتی ہے، جہاں سکون، اعتماد اور اپنائیت محسوس ہو۔ ولی خان نے ترتیب سے سارے اقسام گنوائے۔ ظہیر کا منہ کھل گیا۔ محبت سے کم اور دوستی سے زیادہ والا پسند، اب آپ اسے جس بھی قسم میں فٹ کرنا چاہو کر لو، ظہیر نے خلاصہ کر کے بتایا اور رخ موڑ لیا۔ اس کے جانب سے یہ بحث ختم کرنے کا اشارہ تھا۔ ولی خان پلک بھی نہ جھپکا سکا۔ سچی پسند، اس کے دل سے آواز آئی اور ذہن پر ایک خوبصورت چہرہ ابھرا، شوق و چنچل پرسنالٹی۔ بقیہ راستہ خاموشی سے طے ہوا۔ پہلے ظہیر کو اس کے گھر ڈراپ کیا اور پھر اپنے گھر کا رخ کیا۔ پورچ میں گاڑی سے اتر کو بے ڈھنگ قدموں سے چلتے اپنے خالی گھر میں داخل ہوا۔ گھر کی خاموشی ہولناک تھی، یہ اس کے اندر کی وہ سمجھ نہ سکا۔ یاد تو اسے وہ ہمیشہ سے آتی تھی، مگر آج شدت کچھ زیادہ تھی۔ کبھی کبھی ہم کرب کے اس مقام پر ہوتے ہیں کہ کچھ رشتوں کو ساتھ لے کر چلنے سے زیادہ بہتر توڑ دینا ہوتا ہے۔ ولی خان چاہتا تو زبردستی بھی وہ رشتہ اپنے پاس رکھ سکتا تھا، لیکن اس نے محبت میں دینا سیکھا تھا، لینا نہیں۔ لینا صرف پیشے میں تھا۔ نہیان اور شادمان کی کوششیں جاری تھی۔ دربار ہوٹل کے مینیجرز روم میں بیٹھے وہ دونوں 8 اکتوبر کی رات کا CCTV فوٹیج دیکھ رہی تھے۔ اس رات وہاں کوئی سیمینار تھا اور 200 سے زائد مہمان آئے ہوئے تھے۔ سارے کمرے بھی بک تھے اور بقیہ ہالز بھی۔ اتنے لوگوں میں سے ڈھونڈنا مشکل ہے، شادمان نے سر کو جنبش دیتے ہوئے کہا۔ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ نہیان کی تفتیشی نظریں اسکرین پر تھی۔ یہ میں نہیں، قرآن کہتا ہے، اور اس میں نازل ہوئی کوئی بھی بات کبھی غلط ہو ہی نہیں سکتی۔ اس نے اپنا فکرہ مکمل کر کے ساتھ بیٹھے شادمان کو دیکھا۔ ہمیں بس ان کمروں کو چیک کرنا ہے جس کی ونڈو دربار ہوٹل کے سائڈ کھلتی ہے، خاص کر روم نمبر 248 کے سمت۔ حل نکل کر وہ اپنے مخصوص انداز میں مسکرائی، وہ مسکان جس سے SHO صالح صاحب مضطرب ہوتے ہیں، جبکہ شادمان مسرور ہو رہا تھا۔ اس نے سر کو خم دیا اور ہوٹل کا نقشہ منگوایا، CCTV فوٹیج میں نظر آنے والے ان کمروں کی نشاندہی کی اور مہمانوں کے لسٹ سے مشکوک افراد کے ناموں کی فہرست بنائی۔ 15 نام سامنے آئے ہیں، پہلے کے ساتھ کو میں انویسٹیگیٹ کرتی ہوں اور آخری کے ساتھ کو تم کرنا۔ اس نے ایک کاپی شادمان کو تھمائی۔ یہ تو 14 ہوئی، ایک بچ گیا، شادمان نے انجان بن کر پوچھا۔ اسے ساتھ میں کر لیں گے اوکے؟ نہیان کو اس کے بچکانہ سوال پر تب چڑھنے لگا۔ شادمان کھلکھلا کر ہنسا تھا۔ دوسری طرف نئے انویسٹیگیشن آفیسر اور وکیل کے البائی ڈھونڈنے کی خبر ڈاکٹر فہام تک پہنچ گئی۔
वो गड़बड़ाया, मगर फिर खुद को संभाल कर स्टाफ से बात करने कॉन्फ्रेंस रूम का रुख किया। कॉन्फ्रेंस रूम में समर के कहलवाने पर पूरा जनरल स्टाफ का ग्रुप मौजूद था। सब में चहमगोइयां और परेशान कुन नजरों का तबादला हो रहा था। डॉक्टर फहाम एक झटके से अंदर दाखिल हुए, सबको एक नज़र देखा और समर के गैर मौजूदगी का शुक्र मनाते स्टाफ से मुखातिब हुआ। थोड़ी देर में जियाल की वकील आप सबसे बात करने आएगी, लेकिन आप में से कोई इसकी बातों में आकर गवाही देने नहीं जाएगा। डॉक्टर फहाम ने दुरुस्ती से कहा। वहां मौजूद 9 मर्द और 14 खवातीन पर मुश्तमिल 23 अफराद साकिन हो गए हैरान परेशान। खवातीन की कतार में जरवा भी शामिल थी। पर क्यों सर? अगर हम गवाही नहीं देंगे तो डॉक्टर जियाल की रिहाई कैसे होगी? एक जनरल फिजिशियन डॉक्टर ने सवाल किया। वो सब वकील का काम है, अदालत का मामला है, पुलिस देख लेगी, हमें इसमें नहीं पड़ना। पहले ही अस्पताल डाउनफॉल में चला गया है, टॉप 10 की पोजीशन हाथ से निकल चुकी है। एक बेस्ट डॉक्टर वफात पा गई है और दूसरा बेस्ट डॉक्टर सलाखों के पीछे है। यहाँ बैठे स्टाफ डॉक्टर्स भी अगर कोर्ट कचहरी के चक्करों में पड़ जाएंगे तो मरीज कौन देखेगा? डॉक्टर फहाम ने बज़ाहिर फिक्रमंदी से समझाया। स्टाफ डॉक्टर्स ने एक दूसरे को देखा था, किसी को डॉक्टर फहाम का मंतिक बजा न लगा। इस अस्पताल का वाइस प्रेसिडेंट होने के नाते मैं अब यहाँ कोई गड़बड़ नहीं चाहता, इसलिए सब बस अपने काम से काम रखें। फहाम ने आखिरी हुक्म जारी किया। कॉन्फ्रेंस रूम में खामोशी रही। चंद एक डॉक्टर्स ने सर अस्पात में हिलाकर हामी भरी थी। दूसरी सिमत समर एंट्रेंस पर खड़ा वकील साहिबा का मुंतजिर था। कुछ सानी बाद एक सफ़ेद गाड़ी रुकी और वो दरवाज़ा खोलकर बाहर आई। वो हमेशा की तरह वकालत के पोशाक में थी। दूसरे दरवाजे से एक और पैंट और शर्ट पहने बाल ऊपर किए लंबे बूट्स में मलबूस खातून उतरी। समर ने आंखें छोटी करके इस चेहरे को पहचानने की कोशिश की। दोनों लेडीज साथ साथ चलकर एंट्रेंस तक आई। समर, ये फॉरेंसिक डॉक्टर नयान है, हमारे केस की इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। वकील साहिबा ने करीब जाते साथ खड़ी खातून का तारुफ बताया। समर ने सर को खम देकर नयान का इस्तकबाल किया। नयान ने भी इसी अंदाज मुस्कुराकर उसे देखा। एक लम्हे के बाद दोनों की मुस्कान गायब हो चुकी थी। वकील साहिबा ने मामला पूछा और तीनों कॉन्फ्रेंस रूम के जानिब बढ़ गए। इस केस में क्राइम ऑफिसर शादमान की शमूलियत उन दोनों खवातीन ने बाहमी मशवरे से दुनिया के सामने राज रखी। अदालत नहीं इस दिन अस्पताल कटरे में खड़ा था। डॉक्टर जियाल के खिलाफ इल्जाम सादा था मगर भारी। इसने अपनी बीवी को कत्ल किया, मगर सच कभी सादा नहीं होता। वकील साहिबा इस इल्जाम को रद्द करने की हर हद कोशिश कर रही थी। कॉन्फ्रेंस रूम में सफ़ेद कोट कतार में बैठे थे। इंटर्न्स, हाउस ऑफिसर्स, रेसिडेंट्स, स्टाफ डॉक्टर्स, ज्यादातर वो थे जिन्होंने जियाल से पहला टांका सीखा था, पहली सर्जरी देखी थी और पहला एतमाद पाया था। उनकी आंखों में शक नहीं था, यकीन था। दुनिया कुछ भी कहती, उन सबको जियाल पर पूरा एतबार था। डॉक्टर फहाम तुंदी से स्टाफ को घूरते उन तीनों के अकब में खड़ा रहा। वकील साहिबा ने एक गहरी नज़र सब चेहरों को देखा और फिर एक कदम आगे जाकर गोया हुई। मैं किसी को फोर्स नहीं करूंगी, गवाही वही देता है जिसे खुद पर एतमाद हो। यकीनन आप में से किसी ना किसी ने पहला एतमाद जियाल से ही सीखा होगा। आप में से जब किसी का पहला मरीज चेक करते हुए हाथ कांपा हो तब जियाल ने आकर थामा होगा। वो गोया रही, एतमाद से, एहतराम से। कई फीमेल इंटर्न्स की आंखें भीगने लगी। मैं बस सच का साथ देने का कह रही हूँ। अगर आपका दिल ये है, झूठ मानने से इनकार कर रहा है कि जियाल ने किसी की जान ली है, तो प्लीज अपने दिल की आवाज़ सुनिए और सच का साथ दीजिए। इसने पुरुम्मीद नज़रों से सबको देखा। एक लम्हे रूम में खामोशी रही। नहयान और समर भी इसके पीछे खड़े थे। मैम, हम कह देंगे कि डॉक्टर जियाल इस रात हमारे साथ एक एमरजेंसी केस में मसरूफ थे। एक हाउस ऑफिसर खड़ा होकर बोला। इसके तजवीज़ पर वकील साहिबा हल्का सा मुस्कुराई। ऐसा नहीं कह सकते। जियाल ने इतराफ़ किया वो इस वक्त अपनी वाइफ के साथ थे और सीसीटीवी फुटेज भी मौजूद है। वकील साहिबा ने दलील के साथ समझाया। हम कोई ऐसी बात नहीं करेंगे कि जो केस को मजीद उलझा दे। आपको बस उनके किरदार की सफाई देनी है, वो बताना है जो आपने जियाल के साथ काम करते हुए देखा है, बस इतनी सी बात है। इसने आम अंदाज में हाथ उठाकर काम आसान कर दिया। मैं आपके साथ हूँ, मैं बनूंगा डॉक्टर जियाल का एलबाई। दूसरा मेंबर भी खड़ा हुआ। 2 से 3 और 3 से 4 मेंबर्स खड़े होने लगे। वकील साहिबा और नहयान की आंखें चमक गई, जबकि डॉक्टर फहाम जब्त से सुर्ख होने लगा। हर गवाही एक कड़ी थी और कड़ियां जंजीर बनती जा रही थी। 23 में से 18 मर्द और जन गवाही देने हाजिर हुए। वकील साहिबा ने मशकूर होते सर को खम और अगली पेशी में कोर्ट आने की हिदायत दी। मामला काफ़ी हद तक हाथ में आते लगा। इसने समर को कुछ दीगर हिदायत दी और डॉक्टर फहाम के जानिब मुड़ी। आप अपने सबसे अच्छे दोस्त और हॉस्पिटल के प्रेसिडेंट के लिए गवाही नहीं देंगे कि? इसने आबरू उठाकर सवाल किया। नहयान को इसकी जब्त से तनी गर्दन देखकर शक सा गुजरा। मेरा ख्याल है फिलहाल उन बच्चों की गवाही से काम बन जाएगा। जज साहिबान एक साथ इतनी सारी गवाहियां संभाल नहीं पाएंगे। मैं अपनी गवाही के लिए इससे ज्यादा बड़े मौका का इंतजार कर रहा हूँ। डॉक्टर फहाम ने खुशामदी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया। ठीक है, यू विश। वकील साहिबा उनकी मर्जी का एहतराम करते आगे बढ़ गई। नहयान ने जाते हुए फिर से रुख मोड़ कर उसे देखा। इसके तगय्युर और तबदुल होते अमलात उसे शक में डाल रहा था। अमाजिब शाम खामोश थी।
मगर इसकी खामोशी दिल के शोर को छुपा न सकी। वो खिड़की के पास खड़ी बाहर रोशनियों को देख रही थी, जैसे हर बत्ती से कोई सवाल झांक रहा हो। दिल मानने लगा था, मगर जहन हर बार एक ही नाम दोहरा देता था। खानदान। रात गहरी होने लगी थी, मगर नींद आंखों से कोसों दूर थी। वो बिस्तर पर करटे बदलती रही, दिल बार बार इसी एक जुमले पर आकर रुक जाता, मैं इंतजार कर सकता हूँ इज्जत के साथ। जियाल का ख्याल वो चाह कर भी महव नहीं कर सकी। कुछ ऐसी ही कैफियत सियाल की भी थी। वो रात उस पर भी भारी थी। वो बेड पर उठ बैठा और पाकिस्तान कॉल मिलाई। सुबह के 7 बजे आयत उसकी कॉल देखकर परेशान सी हो गई। जियाल, मेरा बच्चा कैसा है? आयत ने लाड से पूछा। मम्मी, कभी आप किसी अच्छी नीयत से कुछ चाहो, उसे अपनाने का रास्ता भी गलत ना हो, फिर भी ना मिले तो क्या करना चाहिए? जियाल ने अपनी दिली कैफियत बयान करके पूछा। बेटा, नीयत साफ हो तो इनकार भी जिल्लत नहीं बनता, उसने प्यार से समझाया। हर इनकार हमारी नाकामी नहीं होता, कुछ इनकार हमें रोकने नहीं समझाने आते हैं। माँ ख्वाह खुद कैसी भी रही हो, औलाद को कभी बुरा मशवरा नहीं दे सकती, मगर अंदर सब टूट सा गया है। ऐसा लग रहा है जैसे आगे कुछ है नहीं। जियाल पहली दफा थका हुआ लगा। ज़ैनी के इनकार का बोझ उसे थका रहा था। जब इंसान टूटता है ना, तभी वो खुद को नए सिरे से बनाना सीखता है। ये लम्हा इख्तिताम का नहीं, ये तामीर का वक्फा है। आयत ने मुसाफिर बेटे का हौसला बढ़ाने की कोशिश जारी रखी। अगर दोबारा गिर गया तो? सियाल ने मासूम सवाल किया। तो दोबारा उठना। जिंदगी यही सिखाती है, गिरना नहीं, गिर कर रुक जाना गलत है, वो अपने तजुर्बे से कहती रही। पर अब डर लग रहा है मम्मी। सियाल के दिल में एल्जिना को खोने का ख्याल फिर से उभरा। डर का मतलब कमजोर होना नहीं, उन्होंने मजबूती से कहा। डर का मतलब है कि तुम कुछ खोने के काबिल हो, और जो खोने के काबिल हो वह जीतने की ताकत भी रखता है। मम्मी ने नया एतमाद जगाया। वो गहरा सांस लेकर सीधा बैठ गया। दिल अभी खाली था, मगर अब बिखरा हुआ नहीं था। आज के इस गम को कल की पहचान बनाना, उसे सिर्फ एक सबक रहने देना। आयत ने आखिरी बात कही। वो खामोशी से सर हिला गया। थैंक यू मम्मी, आपसे बात करके अच्छा लगा। अब मैं रखता हूँ। उसने मशकूर होते कॉल काटी। उस रात वो टूटा हुआ जरूर था, मगर हारा हुआ नहीं, और यही नए सफर की पहली अलामत थी। उसे एल्जिना को राजी करने दोबारा कोशिश करनी थी। उसने ठान लिया। हफ्ता की सुबह अभी पूरी तरह जागी भी न थी कि कार में कहकहों की आवाजें गूंजने लगी। मेलबर्न की सड़कें पीछे रहती जा रही थी, और आगे लंबा रोड ट्रिप ना सबका इंतजार कर रहा था। ओए जॉन, गाने लगा ना। एमा ने पिछली सीट से आवाज लगाई। नहीं भाई, पिछली बार तुमने कोरियन उदास गाने लगा दिए थे। एक लफ्ज समझ नहीं आ रहा था। सारा ने फौरन एहतजाज किया। आज का उसूल सादा है, जिसका मूड अच्छा हुआ उसी की प्ले लिस्ट। लुकास ने हाथ उठा लिए। तो फिर मेरी प्ले लिस्ट लगाओ। हुरैब ने अपना मोबाइल ब्लूटूथ से कनेक्ट किया। तो फिर गाड़ी आज रुक ही नहीं पाएगी। एमा ने हुरैब के पार्टी कलेक्शन पर तबसरा किया। सब हंस पड़े। खिड़की से बाहर सब्ज मैदान, दूर समंदर की नीलाहट और सड़क पर दौड़ती हवा। हर मंजर जैसे किसी फिल्म का सीन हो। एलजना विंडो सीट के साथ बैठी बाहर देख रही थी। कल्चर वीक गुजरे 2 हफ्ते हो चुके थे। जियाल उसे दोबारा कहीं नजर नहीं आया था। शायद वो नाराज हो गया है। उसने हथेली ठोड़ी के नीचे रखे सोचा। उनका सफर दी ओशन रोड के जानिब था। दी ग्रेट ओशन रोड। ग्रेट ओशन रोड मेलबर्न के कर वाक़े ऑस्ट्रेलिया की सबसे खूबसूरत और मशहूर साहिली सड़क है। ये सड़क समंदर के किनारे किनारे बल खाती हुई चलती है, जहाँ एक तरफ नीला बेकिनार समंदर है और दूसरी तरफ ऊंची चट्टानें और सरसब्ज पहाड़ियाँ। ये सड़क तकरीबन 243 किलोमीटर तवील है, और उसे पहली जंग अजीम के बाद तामीर किया गया था, जो ऑस्ट्रेलियाई फौजियों की याद में एक यादगार के तौर पर भी जानी जाती है। यहाँ का हर मोड़ एक नया मंजर पेश करता है। कहीं बुलंद लहरें चट्टानों से टकराती है, कहीं खामोश साहिल दिल को सुकून देते हैं। ग्रेट ओशन रोड पर वाक़ 12 एपोस्टल्स दबारा स्तंभ इसका सबसे मशहूर मकाम है। समंदर से उठते हुए ये कुदरती चट्टानी स्तंभ वक्त, हवा और पानी की ताकत की कहानी सुनाते हैं। इसके अलावा लोच आर्ट, गॉर्ज, लंदन आर्च, अपोलो बे जैसे मकामात भी सयाहों को अपनी तरफ खींचते हैं। ये रास्ता सिर्फ एक सैर नहीं, बल्कि एक एहसास है, आज़ादी का, वुसअत का और फितरत के सामने इंसान की छोटी सी हैसियत का। एक पेट्रोल स्टॉप पर उनकी गाड़ी रुकी। सब उतरकर थोड़ी देर सुस्ताए। उस जगह हवा का बहाव बहुत तेज था। पेट्रोल पंप के डिपार्टमेंट स्टोर से चाय के कप, फ्रेंच फ्राइज ले गए और फ्रेंड्स ग्रुप पिक्चर्स लेने लगी। एल्जिना भी साथ खड़ी हो जाती, मगर कैमरा हट जाने पर दिल खाली सा हो जाता। ये वाली पोस्ट करूं? कैप्शन क्या दूं? सारा ने एक परफेक्ट ग्रुप फोटो अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते हुए पूछा। कुछ दोस्त हर रास्ते को आसान बना देते हैं, लुकास ने बेमकसद गाड़ी के टायर को लात मारकर चेक करते हुए कहा। सबने उसकी जानिब देखा। वो हैरान हो गया, फिर खिजलत महसूस हुई, जैसे कुछ गलत कह दिया हुआ हो। वाओ यार, क्या कैप्शन बताया है। एमा और जॉन उस पर लपक पड़े। देख तो ऐसे रहे थे जैसे मैंने किसी का खून कर दिया हो। वो अपना दिफा करने पीछे हटा। सबने फिर से कहकहा लगाया, और तभी सारा पीछे देखते चीख पड़ी। उसकी आवाज पर सब मुहतात हो गए। वो देखो, कंगारू। उसने पेट्रोल पंप के वस्ती सिमत बाजू लंबा करके इशारा किया। कंगारू वह जानवर है जो सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। 3 से 4 कंगारू उछल उछल कर उस सिमत आ रहे थे। हुरैब, सारा और एलजीना तीनों सहम कर पीछे होने लगी।
लुकास और जॉन भी मुहतात हो गए, हत्ता कि एमा जो ऑस्ट्रेलियाई थी फिर भी अपने नेशनल जानवर को इतने करीब से देखकर हैरान हुई। हाँ हाँ, डरो मत बच्चों, ये कुछ नहीं करते। डिपार्टमेंट स्टोर के मालिक ने अक्कब से सदा लगाई, ये बच्चे हैं, ये इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाते। उस सुर्ख व सफेद ब्राउन बालों वाले अधेड़ उम्र आदमी ने उनकी परेशानी कम की। ये 10 फीट लंबे और 100 किलो बड़े कंगारू अभी बच्चे हैं। हुरैब ने हैरत से आंखें बड़ी करके कंगारू को देखा। कंगारूस का ग्रुप सड़क के दूसरे किनारे से गुजरकर साहिल में जा मिले। उनके खेल कूद और पानी में लोट-पोट होना देखकर उन्हें दुकानदार की बात सही लगी। वो वाकई बच्चे थे। सफर दोबारा शुरू हुआ। कभी गाने, कभी खामोशी, कभी हंसी मजाक, जो दोस्तों के साथ कभी बोझ नहीं बनती। वसी व अरीज सब्जाजार के किनारे गुजरते हुए उन्हें कई जगह बड़े कंगारूस भी नजर आईं और बड़े पैमाने पर खुले मैदान में फैली सफेद सी हरकत पहले पहल बादल का गुमान देती है, मगर करीब जाए तो मालूम होता है ये मेरिनो भेड़ें हैं। मेरिनो शीप ऑस्ट्रेलिया की ज़मीन पर सदियों से चरने वाली खामोश मेहनत, इनकी अन नर्म होती है, इतनी बारीक के हाथ लगाने से सर्दी की शिकायत भी शर्मा जाए। ये भेड़ें शोर नहीं करती, न अपनी अहमियत जताती है, बस मौसमों के साथ चलती है। गर्मी में सब्र, सर्दी में बर्दाश्त। ऑस्ट्रेलियाई देहात में ये भेड़ें सिर्फ जानवर नहीं, जिंदगी का हिस्सा है। उनके साथ जुड़ी मेहनत, सुबह की ओस और शाम की धुंध, सब मिलकर एक सादा मगर मजबूत कहानी बनाते हैं। मेरिनो भेड़ की ठूंठ देखकर एलजीना बहुत महफूज हुई थी। जारी है नॉवेल नदामत पार्ट 2 अस पलवशा साफी किस्त नंबर 13 डोंट कॉपी विदाउट परमिशन। द हालत दूसरी। पेशी का दिन भारी मगर एतमाद भरा रहा। कमरा अदालत नए नस्ल के डॉक्टर्स से भरा हुआ रहा। वली खान अपनी मखसूस जगह पर था और वकील साहिबा अपने फैमिलीज में से समर अपने बेंच पर और जहीर अपने बेंच पर तशरीफ फरमा रही। डॉक्टर सियाल कटरे में खामोश खड़ा था। उसने किसी को गवाही देने को न कहा था न रोका था। उसकी आंखें सफेद कोटों पर नहीं, फर्श पर थी, जैसे वो जानता हो कि एतमाद कभी कभी सबसे भारी सबूत बन जाता है। वली खान ने सर घुमाकर पीछे बैठी कतारों को देखा और आबरू उठाकर सर को खम दिया। वो वहां मौजूद तादाद से महसूस हुआ था आज वकील साहिबा का पलड़ा भारी था। उसने फाइल बंद करके कम रख दिया, मानो अभी से हार तस्लीम कर ली हो, मगर सिर्फ आज के लिए। झेज साहब तशरीफ फरमा हुए तो सुनवाई का आगाज हुआ। शुरुआत वकील साहिबा ने की। जनाब कहते हैं, उस्ताद किसी भी शागिर्द का किरदार बनाने और बिगाड़ने में अहम किरदार अदा करता है, तो वैसे ही अगर किसी उस्ताद के किरदार को देखना है तो उसके शागिर्द का मुआयना कीजिए। वकील साहिबा स्टेज के सामने खड़ी गोया हुई। आज यहाँ एक नहीं 18 शागिर्द आए हैं। ये सिर्फ शागिर्द नहीं बल्कि इंसानी ज़िंदगी के मुहाफिज भी हैं, जो अल्लाह रसूल को गवाह बनाकर इंसानियत की खिदमत करने की कसम खाते हैं, और ये खिदमत करना उनको डॉक्टर सियाल ने सिखाई है। आज ही यहाँ अपने होश व हवास में खुद अपनी मर्जी से उनके बारे में कुछ कहने आए हैं। उसने अपनी बात मुकम्मल की और पीछे बैठी कतार के सिमत इशारा किया। जज साहब ने ग्लासेस नीचे करके कमरा में नजर दौड़ाई। मैं इन सबको अपनी बात आपके सामने रखने की इजाजत चाहती हूँ। वकील साहिबा ने हाथ बाहम मिलाए आखिरी जुमला कहा। इजाजत है, जज साहब ने डटी आवाज में जवाब दिया। वकील साहिबा ने सर को खम दिया और एक एक करके एलबाई को बुलाना शुरू किया। हर एलबाई के अल्फाज सिर्फ अल्फाज नहीं थे, ये उस्ताद पर ईमान था। जनाना कतार में जरवा सैफ अल्लाह भी बैठी थी, थोड़ी घबराई हुई, थोड़ी परेशान। साइकाट्रिस्ट के पेशे से ताल्लुक रखने वाली वो नाजुक सी लड़की खुद को कंपोज करने अपने हाउस जॉब में सीखे अमाल दोहरा रही थी। लंबी लंबी सांस लेना और छोटी उंगली को 5 मिनट दबाए रखना उसे सुकून पहुंचा रहा था। 20 मिनट बाद उसकी बारी आई। वह लीलन ड्रेस पहने और शिफॉन का दुपट्टा सर पर टिकाए दिल में दुआ पड़ती उठी और कटरे की जानिब बढ़ी। जाते हुए उसने कनखियों से दूसरी कतार में बैठे जहीर को खुद को देखते हुए पाया। उसने फौरन से पेशतर अपनी नजरें नीचे कर ली और कटरे में आ गई। वकील साहिबा उसके सामने खड़ी थी। उसके अकब में एडवोकेट वली खान का चेहरा भी नजर आ रहा था। उसकी भूरी आंखें भी जरवाह पर ही टिकी थी। योर ऑनर, मुझसे पहले जितने भी एलबाई आए वो डॉक्टर सियाल के स्टूडेंट्स या उनके डिपार्टमेंट में से थे। मेरी उनसे ऐसी कोई वाबस्तगी नहीं रही है। जरवा ने लंबा सांस लेकर बोलना शुरू किया। न मैं उनकी स्टूडेंट थी, न उसके डिपार्टमेंट से हूँ। मेरा ताल्लुक साइकोलॉजी डिपार्टमेंट से है। लेकिन इंसान एक ऐसा जानदार है जिसका दिल और दिमाग जुड़ा होता है। जब तक हम दिल की मजबूरी नहीं समझेंगे, दिमाग का इलाज नहीं कर पाएंगे। ये दर्स मैंने डॉक्टर सियाल से सीखा है। जरवा का एतमाद बरकरार रहा। सियाल ने पहली बार सर उठाकर उसे देखा। आंखों में चमक और लबों पर मुस्कान बिखर गई। डॉक्टर सियाल सिर्फ डॉक्टर ही नहीं, इंसान भी बहुत अच्छे हैं। ये बात मैंने उनकी वाइफ के जुबानी कई दफ़ा सुनी है सर। मैं 1 साल उनसे जूनियर और 3 साल उनकी असिस्टेंट रही हूँ। हम कलीग से ज़्यादा फ्रेंड्स थी। सियाल जैसा शौहर हर लड़की को मिले, वो हमेशा कहती थी। जब किसी जोड़े में इतनी मोहब्बत हो फिर वो शौहर अपनी बीवी को मार दे, ये बात नाकाबिल यकीन है। जरवा एक पल को रुकी। सब उसे बगौर सुन रहे थे। वली खान की नजरें अब जज साहब पर थी। वो मुतासिर हो रहे, न मशकूक। उनके तासुरात से मालूम न पड़ा। छोटी मोटी और बन होती होगी, हर कपल में होती है, पर जान से मारना ऐसा मुमकिन नहीं।
मिस्टर और मिसेस सियाल को करीब से जानने वाले किसी से भी आप ये बात कह दे वो कभी यकीन नहीं कर पाएगा। दैट्स ऑल जज साहब। जरवाह ने बात मुकम्मल करके जज साहब को देखा। जज साहब ने वकील साहिबा की जानिब रुख किया, लेकिन इससे पहले वो कुछ कहते वली खान ने हाथ उठाया। जनाब मैं कुछ पूछ सकता हूँ, उसने बुलंद आवाज़ सदा लगाई। वकील साहिबा और जरवाह के अलावा उस कमरे में मौजूद सारी सिर्फ नाजुक की नजरें वली खान के जानिब उठी और उसके सरापे का तवाफ करने लगी। जी पूछिए, जज साहब ने इजाजत दी। वकील साहिबा बेतासुर अंदाज में पीछे हो गई। अब जरवाह और वली खान रूबरू हुए। जरवाह कदरेजी झक गई, जबकि वली खान के अंदाज में पेशावराना सख्ती माइल रही। मिस जरवाह, आपने कहा कि मिसेस जियाल आपकी फ्रेंड थी। उसने जियाल के जानिब गर्दन घुमाकर देखा। जी। जरवाह हकीकत का साथ दे रही थी, तो दिल की बातें भी शेयर करती होंगी। कभी डॉक्टर सियाल से किसी इख्तिलाफात का जिक्र किया होगा? उसने दूसरा सवाल करके फौरन जरवाह के जानिब देखा। वली खान की उस पुर असर नजर से अच्छे अच्छों के होश उड़ जाते हैं। जरवाह ना महसूस अंदाज में लर्ज गई। सर, एक औरत अपने ससुराल से मिले हर दुख तकलीफ हंसकर बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन शौहर से मिला तकलीफ सबसे पहले उसके बॉडी लैंग्वेज में झलकता है, फिर उसके जहनी सलाहियत को मुतासिर करता है और फिर सुकून को। उसने प्रोफेशनल जवाब दिया। वकील साहिबा उसकी बातों से सहमत नजर आई। मैंने उनके हाव भाव से कभी ऐसा कुछ अक्स नहीं किया। वो हमेशा खुश रहती थी, अपनी अज़दवाजी जिंदगी से मुतमईन थी। जरवाह का जवाब पुरएतमाद था। जियाल फीका मुस्कुराया। उसे शिद्दत से अपनी बीवी की याद आई, कत्ल से पहले। क्या कोई ऐसा लम्हा जहां लगा हो वो परेशान है? अब की बार वली खान का लहजा नरम पड़ गया था। नहीं, बल्कि उस दिन तो वो बहुत खुश थी। वो जल्दी घर जल्दी चली गई थी। उन्हें अपने हस्बैंड यानी डॉक्टर सियाल के साथ डिनर पर जाना था। जरवाह को मिसेस सियाल की वो खुशी आज भी अच्छे से याद थी। थैंक यू मिस जरवाह, आप जा सकती हैं, वली खान ने मुतबस्सिम होते कहा। वो सर को जंबिश देते कटरे से बाहर आ गई। आते हुए उसने जहीर को सीट पर बैठे देखा था और अब जाते हुए वो जगह खाली थी। जरवाह अपने ख्यालात महव करके अपनी जगह पर जा बैठी। जनाब, ये सब तो मिस्टर जियाल के किरदार की सफाई थी। कोई भी एल्बाई मौका वारदात पर मौजूद नहीं था। होटल दरबार के बंद कमरे के पीछे क्या हुआ वो तो किसी को नहीं पता। इन सारी गवाहियों से जियाल बेकसूर साबित नहीं हो जाता। दिस प्रूव इज स्टिल नॉट इनफ। वली खान ने बेजारी से शाने उचकाए। जज साहब ने वकील साहिबा को देखा। जज साहब, आई नीड सम मोर टाइम। मेरे साथी ठोस सबूत इकट्ठा कर रहे, बहुत जल्द आपके सामने हाजिर करूंगी। वकील साहिबा ने रिक्वेस्ट करते हुए मासूम नजरों से जज साहब को देखा। जज साहब सोच में पड़ गए। वली खान अपनी जगह जा बैठा तो वकील साहिबा अपने समरने तप कर हाथ में पहनी घड़ी देखी। जियाल भी खड़े खड़े थकने लगा था। अब तक ये साबित नहीं हो सका कि डॉक्टर जियाल बेकसूर हैं। जज साहब कनकारे, सब दम साधे सुनने लगी। लेकिन वो कातिल है, ये मानने के लिए भी मौजूदा सबूत पूरी तरह काफी नहीं है, इसलिए अगली पेशी तक अदालत मुलतवी की जाती है। दोनों वकील अपने अपने सिवाबित मजबूत करे। जज साहब ने हाकिमाना कुदरत के मातहत फैसला सुनाया और कोर्ट बर्खास्त कर दी। एक एक करके सब जाने लगी। अफसोस है कि हम ऐसे मुआशरे में रहते हैं जहाँ इंसान का किरदार नहीं देखा जाता। वहाँ के आस पास लोगों की राय को हतमी मानकर अच्छे और बुरे का सर्टिफिकेट दिया जाता है। मैंने कहा था, कोर्ट के बाहर वाला सेटलमेंट कर लेते हैं। वली खान दाएं सिमत आकर वकील साहिबा के कान के पास झुका। वकील साहिबा साकित रही। जियाल के तासुरात बदलने लगे। समर उसे घूरता अपनी दिफाई वकील के पास आया चले। उसने सरता पैर वली को देखकर वकील साहिबा को मुखातिब किया। मेरी ऑफर अब भी मौजूद है। वली ने एक सर्द निगाह समर पर डाली और अपनी आखिरी बात वकील साहिबा के गोश गुजार करके बेबाक अंदाज में पीछे होकर अपने डेस्क के जानिब बढ़ गया। कौन सी ऑफर? समर ने ताज्जुब से आबरू मिलाते पूछा। कुछ नहीं, तुम चलो। वकील साहिबा ने उसे बाजू से पकड़कर बाहर के सिमत बढ़ाया। समर मुतमईन न हो सका। उसने जाते हुए फिर से वली को देखा था, लेकिन उसकी उस जानिब पुश्त थी। अदालत के पार्किंग में जरवाह की गाड़ी सामने ही नजर आई। अंदर बैठा ड्राइवर मोबाइल पर लगा था। उसने जरवाह को आते नहीं देखा। वो 2-3 कदम ही अंडरग्राउंड पार्किंग के अंदर आई थी कि अपने बाजू पर एक मजबूत गिरफ्त महसूस की। जहीर उसका बाजू दबोच कर कोने में करते दीवार से पिन कर गया और खुद उसके रूबरू होते राह फरार मजदूद कर दी। आहो इस जरवाह सिसक कर रह गई। वो जहीर की दिलचस्पी से अनजान न थी, इसलिए चिल्लाई नहीं। क्यों किया ऐसा? मेरी बहन को मारने वाले के हक में गवाही क्यों दी? वो दांत पर दांत जमाए दबे हुए गुस्से से गुर्राया। मैंने किसी के हक में गवाही नहीं दी। मैंने सिर्फ सच का साथ दिया है और जियाल मुजरिम है। अब तक ये बात साबित नहीं हुई है। जरवाह ने बाजू झटक कर खुद को छुड़ाया। मैं जियाल के हक में पूरे शहर की गवाही बर्दाश्त कर लेता जरी, पर तुम्हें नहीं देनी चाहिए थी। तुमने उसका साइड लेकर मेरी तौहीन की है। जहीर शिकस्त खुर्दगी से झुंझला गया। इतने अरसा बाद उसके जुबानी अपना घरेलू नाम सुनकर जरवाह के दिल में कुछ छन करके टूटा था। मुझे मीर भाई ने कहा था मैं सिर्फ सच का साथ दूं, चाहे वो तुम्हारे खिलाफ ही क्यों ना हो। जरवाह ने अपने जज्बात संभालते राज बताया। जहीर शौक हो गया। बेयकीनी से उसकी जानिब देखा। उसके गवाही में अपने बड़े भाई को मुलव्वस पाकर वो गुंग हो गया। और सच यही है जहीर, जियाल अच्छे इंसान है। वो कत्ल नहीं कर सकते।
अपनी बीवी का तो बिल्कुल नहीं। उसने अपनी गवाही दोबारा दोहराई। ज़हीर लब भींचे पीछे हो गया। मीर भाई के नाम के आगे उससे कुछ बोला नहीं गया। पार्किंग के सिरे पर कुछ राह गुजारों की आवाज़ समातों में पड़ी तो ज़रवा खुद को कंपोज करते उसके हिसार से निकल गई। अपनी कार तक जाते उसका दिल बुरी तरह धड़क रहा था। क्या इस गवाही की वजह से उसकी मोहब्बत ला हासिल रह जाएगी? ये सवाल परेशान करने लगा। ज़हीर के जहन में अब तक मीर भाई का नाम गर्दिश कर रहा था। उसने टच करते हवा में लात मारी और दूसरे सिमत गामजन हुआ। कुछ बातें कहकर लगता है चुप ही रहते तो अच्छा था। कुछ बातें सहकर लगता है कह ही देते तो अच्छा था। जेल के सलाखों में वह रात सुकून भरी थी। जियाल का टूटता एतमाद लौटा था। इस इल्ज़ाम से उसकी रेपुटेशन मुतासिर नहीं हुई, ये सोचकर वो खुश था। और इससे भी ज्यादा खुश वकील साहिबा की कारकर्दगी पर था। ऐसी खुशी उसे तब भी हुई थी जब एल्जिना ने पहला साल टॉप किया था। अमाजी जैसे जैसे वह सब समंदर के करीब हो रहे थे, मौसम की यखनी बढ़ रही थी। चारों लड़कियों ने जैकेट पहन लिए थे। एक पॉइंट पर गाड़ी रुकी। दी 12 एपोस्टल्स ये ग्रेट ओशन रोड मेलबर्न के करीब वाक़े एक मशहूर कुदरती चट्टानी स्तंभ है। हवा सदियों से उन्हें छूती आ रही है, लहरें रोज उनके कदमों से टकराती है, मगर वो अब भी कायम है, खामोश, बावकार, मजबूत। ये चट्टानी स्तंभ हमें याद दिलाते हैं कि वक्त सब कुछ बदल देता है, मगर जो ठहर जाए वही निशान बन जाता है। 12 एपोस्टल्स सिर्फ एक मकाम नहीं, ये सब्र और इस्तकलाल की अलामत है। तकरीबन 20 मिलियन साल पहले ये इलाका समंदर की तह में था। वक्त के साथ समंदर की लहरों, तेज हवाओं और बारिश ने नरम चूने के पत्थर लाइमस्टोन को काटना शुरू किया। यूं पहले चट्टानें बनी, फिर उनमें गारे गारे टूटी तो कुदरती मेहराबे आर्चीज़ें बनी, और जब मेहराबें भी गिर गई तो ये तन्हा खड़े चट्टानी स्तंभ वजूद में आए। इब्तिदा में इन चट्टानों को सो एंड पिगलेट्स, असुअर और बच्चे कहा जाता था, मगर ये नाम सयाहों के लिए दिलकश नहीं समझा गया। बाद में 20वीं सदी के आगाज में उन्हें मजहबी हबी अलामत के तौर पर दी 12 एपोस्टल्स का नाम दिया गया। हालांकि हकीकत में ये स्तंभ कभी भी 12 नहीं रहे। मुख्तलिफ अदवार में स्तंभों की तादाद 7 से 9 के दरमियान रही। 2005 में एक बड़ा स्तंभ समंदर में गिर गया। ये अमल आज भी जारी है, क्यों कटाव ज़रोज़ ने रुकता नहीं। 12 एपोस्टल्स की तारीख हमें यह सिखाती है कि फितरत खामोश होती है, मगर ताकतवर जो चीज़ें मजबूत नजर आती है वो भी वक्त के सामने झुक जाती है। असल अजमत लंबे अरसे तक कायम रहने में है, हमेशा रहने में नहीं। इसीलिए 12 एपोस्टल्स सिर्फ एक सयाती मकाम नहीं, बल्कि वक्त, सब्र और तब्दीली की दास्तान है। एल्जिना और उसके फ्रेंड्स एपोस्टल्स के पुल पर कार से उतरे। यहाँ से आगे उन्हें पैदल जाना था। दाएं और बाएं जंगली पौधों के माबैन बनाया मजबूत पुल था, जिसका आखिरी हिस्सा समंदर के ऊपर खुलता था, और वहां से पहाड़ी को काटकर नीचे जाने सीढ़ियां बनाई गई थी। हवा का बहाव इतना तेज था कि इन सबको लगा जरा जोर से लहर के साथ वो उड़ ही जाएगी, इसलिए तीनों लड़कियों ने आपस में हाथ पकड़ ली। हुरैब चलो ना। सारा ने गर्दन पीछे करके उसे सदा दी, जो कार के पास रुकी किसी से कॉल पर बात कर रही थी। हाँ बस 2 मिनट। उसने जवाबी सदा लगाते साथ हवा में हाथ उठाकर हिलाया, जैसे किसी को अपनी निशानदेही करवा रही हो। उसके इशारे के सिमत एल्जिना ने सर उठाकर देखा तो सामने से जियाल आते नजर आया। उसके आबरू उठ गए। जियाल भागते हुए रोड क्रॉस करके उनके सिमत आया और सबसे मिलने लगा। क्या यार जियाल, तुम तो फिर नजर ही नहीं आई। लुकास ने उसके कंधे पर थपकी दी। हाँ बस पढ़ाई सख्त हो गई है। जियाल ने सर पर हाथ फेरा। एल्जिना फिलहाल इग्नोर कर रही थी। सबसे मिलकर जियाल भी उनके साथ चल पड़ा। पुल सब ने एक साथ पार किया। चटाटी सीढ़ियां लंबी और छोटी थी। छोटे सीढ़ियों पर वो आसानी से उतर गए। लंबी सीढ़ी से उतरने में लड़के जंप करके पहले उतरे और लड़कियों को मदद करने लगे। जियाल ने महज एल्जिना के आगे हाथ किया। उसने एक नज़र उसे देखा और उसका बड़ा हाथ थामकर नीचे उतरी। रेत पर कदम रखते उन सब नए शहर ने जकड़ लिया। नरम रेत, बड़े चट्टान, नीला चमकता पानी और ठंडा पानी। हर नफ्स इस मंजर में खोसा गया। जियाल, एल्जिना ने मुखातिब किया। हम अम्मा। वो सामने बहती लहरों को देख रहा था। क्यों आए हो यहाँ? उसने बिना तहमत बांधे पूछा। एक और कोशिश करने। वो उसके बराबर खड़ा हो गया, मगर फासले के साथ। किस चीज की कोशिश? वो मुस्तफसिर हुई। तुम्हारे दिल में जगह बनाने की। नजरें अब एल्जिना के चेहरे पर टिक गई। रोशन मंजर की तरह उसका चेहरा भी पुरनूर था। ये मुमकिन नहीं है। वो मुस्तरिब होने लगी। 12 एपोस्टल्स के सामने वो देर तक खामोश खड़े रहे। लहरें टकराती रही, वक्त गुजरता रहा। मुमकिन हो सकता है, कोशिश से इनकार इकरार में बदल सकता है, उसने तसल्ली देते कहा। एल्जिना खामोश रही। मैं तुम्हें मनाने नहीं आया, मैं सिर्फ ये बताने आया हूँ कि मेरा प्यार कैसा है। वो बहुत नरमी से बोला। प्यार कह देना आसान होता है, निभाना मुश्किल। ज़ेनी लहरों को चट्टानों से टकराते देख रही थी। इसीलिए मैं वादों की लंबी फहरिस्त नहीं लाया, मैं सिर्फ अपना तरीका लाया हूँ। वो मुस्कुराया, मगर आंखों में संजीदगी थी। फिर चंद कदम आगे बढ़ा। समुंदर की तरफ इशारा किया। ये देख रहे हो, ये लहरें शोर करती हैं, मगर अपना रास्ता नहीं बदलती। मेरा प्यार भी ऐसा ही है। आवाज़ कम सिमत साफ। उसने उम्मीद दिलाई। और अगर मेरे खौफ रास्ता रोक ले। वो आहिस्ता से बोली। वो लम्हा भर रुका। तो मैं तुम्हारे साथ वो खौफ पार करूंगा, आगे घसीट कर नहीं, पीछे छोड़ कर भी नहीं। कदम से कदम मिलाकर, बगैर किसी खौफ के एतमाद था, यकीन था।
اس نے پہلی بار اس کی طرف دیکھا۔ آنکھوں میں سوال تھا مگر انکار نہیں تھا۔ میں تم سے چھپ کر کچھ نہیں چاہتا، وہ بولا نا، تمہیں کسی کے سامنے جھکانا چاہتا ہوں۔ اگر ایک قدم بھی بڑھاؤں گا تو تمہارے گھر کی سمت ہوگا۔ تم ساتھ دو تو میں رانا پھپھو تو کیا پوری دنیا سے لڑ لوں گا۔ زیال اس کے روبرو آیا۔ ہوا ذرا نرم ہو گئی۔ سورج بادلوں کے پیچھے چھپنے لگا۔ مجھے وقت چاہیے، وہ آہستہ بولی۔ لو، وہ فوراً بولا۔ وقت، خاموشی اور فاصلہ، جو چاہیے، بس یہ مت سمجھنا کہ میں تھک جاؤں گا۔ اس کی آواز میں ضد نہیں تھی، ٹھہراؤ تھا۔ آپ مانتے نہیں ہو ہے نا؟ وہ مسکرائی، ہلکی سی ڈرتی ہوئی۔ نہیں، میں یقین دلاتا ہوں۔ وہ بھی مسکرایا۔ تناؤ کم ہوا۔ دونوں مسکرائے۔ ہم نے غلط پروفیشن چن لیا ہے، سوائپ کرنا چاہیے، چھیڑتے ہوئے کہا۔ ایلزینا کھل کر ہنسی تھی۔ اس کی کھلکھلاتی ہنسی دیکھ کر زیال مسرور ہوا۔ محبت مضبوط ہوتی جا رہی تھی۔ باقی ساتھی کافی آگے تک جا چکے تھے۔ وہ دونوں ساحل کنارے سے تھوڑے فاصلے پر کھڑے تھے۔ 12 اپوسٹلز دور کھڑے تھے۔ وقت کی گواہی دیتے ہوئے وہ جان گئی تھی، یہ پیار اسے توڑنے نہیں سنبھالنے آیا ہے، اور کہانی وہ ابھی ختم نہیں ہوئی تھی، بس یقین کے پہلے صفحے پر دستخط ہونے والے تھے۔ واپسی کا سفر بھی اسی جوش و خروش سے طے ہوا۔ آسمان پر جامنی رنگ چھانے لگا۔ زیال سپورٹس بائیک پر ان کے گاڑی کے ساتھ ساتھ ڈرائیو کرتا رہا۔ کہیں سٹاپ کرتے تو بھی ساتھ رکتے۔ گاڑی میں خاموشی تھی، مگر اب یہ خاموشی اجنبی نہیں رہی تھی۔ وہ کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ درخت، پہاڑ، موڑ، سب جیسے آہستہ آہستہ الوداع کہہ رہے ہو۔ ایلزینا کی نظریں اس کی تلاش میں رہتی۔ کیا وہ اتنے محبت کے قابل تھی؟ اس نے سوچا تھا۔ اسے زیال کے اس قدر چاہت پر رشک آنے لگا۔ واپسی پر شہر کی بتیاں نظر آنے لگی۔ میلبرن قریب آ رہا تھا، ذمہ داریوں کے ساتھ، حقیقتوں کے ساتھ۔ گاڑی شہر میں داخل ہوئی۔ ٹریفک، آوازیں، روشنی، سب لوٹ آیا، مگر وہ جانتی تھی واپسی کے اس راستے پر کچھ تو بدلا ہے۔ محبت اب بھی تھی، ڈر بھی تھا، مگر اب دونوں اکیلے نہیں تھے، اور یہی اس سفر کی اصل واپسی تھی۔ میلبرن یونیورسٹی کا کیمپس اس دن غیر معمولی طور پر زندہ تھا۔ لان پر طلبہ ہنستے بولتے پھر رہے تھے، کہیں کرکٹ کے بیٹ کی آواز، کہیں ڈانس سوسائٹی کی موسیقی، اور کہیں مختلف زبانوں میں باتیں، جیسے دنیا سمٹ کر ایک جگہ آ گئی ہو۔ اس کے کیمپس کی راہداری اس دن معمول سے زیادہ روشن لگ رہی تھی۔ نوٹس بورڈ کے سامنے طلبہ کا ہجوم تھا، اور اس ہجوم کے بیچ وہ کھڑی تھی، آنکھوں میں یقین، ہونٹوں پر روکی ہوئی مسکراہٹ۔ اس نے فہرست پر دوبارہ نظر ڈالی، اپنا نام سب سے اوپر، ایلزینا صدیقی۔ دل زور سے دھڑکا۔ اس کی خوشی کا ٹھکانہ نہ تھا، مگر وہ خوشی اکیلی نہیں رہنا چاہتی تھی۔ اس نے باہر کے سمت قدم اٹھائے، کچھ راہداریاں اور کیفے پار کر کے وہ سپورٹس فٹنس سینٹر آ گئی۔ زیال باسکٹ بال کورٹ میں کھیل رہا تھا۔ اس کے ایک ساتھی نے پاس آ کر کان میں سرگوشی کی۔ زیال نے حیران ہو کر پیچھے دیکھا۔ ایلزینا اسی کی منتظر نظر آئی۔ وہ اپنا گیم چھوڑ کر بھاگتا ہوا اس کے پاس آیا۔ ہائے، وہ بھاگتا ہوا آیا تھا، سانس پھولی ہوئی تھی۔ میں نے کلاس میں ٹاپ کیا ہے، ایلزینا نے سب سے پہلی اپنی کامیابی شریک کی۔ واقعی؟ وہ سیدھا ہو گیا۔ مجھے پہلے ہی یقین تھا، بس اب فہرست نے بھی مان لیا ہے۔ ایک لمحے کو وہ خاموش رہا، پھر اس کی آنکھوں میں وہ چمک آ گئی جو صرف سچی خوشی میں آتی ہے۔ آپ ہمیشہ ایسے ہی کہتے ہو؟ وہ ہنس پڑی، ہلکی بے ساختہ ہنسی۔ کیونکہ تم ہمیشہ خود کو کم سمجھتی ہو، وہ نرمی سے بولا، پر جب کچھ کرنے کی ٹھان لو تو ضرور کرتی ہو۔ آئی ایم پراؤڈ آف یو۔ زیال نے اسے سراہنے میں کسر نہیں چھوڑی۔ وہ خاموش ہو گئی۔ یہ الفاظ نمبر سے زیادہ قیمتی تھے۔ میں سب سے پہلے آپ کو بتانا چاہتی تھی، وہ آہستہ سے بولی۔ زیال مسکرایا اسی ٹھہراؤ کے ساتھ۔ یہ میرے لیے انعام ہے۔ اس نے پذیرائی وصول کرتے سر کو خم دیا۔ تو پھر ساتھ میں کافی؟ اس نے کچھ لمحے کے بعد فرمائش کی۔ ٹھیک ہے، پر ٹریٹ میری طرف سے ہوگی۔ ایلزینا فوراً راضی ہوئی۔ شیور۔ اسے خوش دیکھ کر اور بھی خوش ہوا۔ دونوں ساتھ ساتھ چل پڑے۔ راہداری میں قدموں کی آوازیں گونج رہی تھی، اور ان کے درمیان ایک ایسی خوشی چل رہی تھی جو صرف محبت سے نہیں، عزت سے بھی بنتی ہے۔ کافی شاپ کی کھڑکی کے پاس وہ آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ باہر کیمپس اپنی رفتار سے چل رہا تھا، مگر ان کے لیے وقت جیسے رک سا گیا تھا۔ وہ کافی کا کپ دونوں ہاتھوں میں تھامے بولی، پتہ ہے، مجھے ڈر تھا کہ شاید میں اتنے انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کے مابین کچھ کر نہیں پاؤں گی۔ نظریں کھڑکی کے باہر رہی۔ ڈر سب کو لگتا ہے، فرق یہ ہے کہ تم نے رکنے کے بجائے آگے بڑھنا چنا۔ زیال کی نظریں اسی پر جمی رہی۔ آپ کا رزلٹ؟ اسے اچانک یاد آیا۔ ہمیشہ کی طرح ٹاپ کیا ہوگا نا؟ وہ چہک کر ٹیبل پر آگے کو ہوئی۔ ہاں ہاں، میں یہاں ڈاکٹر بننے آیا ہوں، ٹاپ کرنے نہیں۔ پرفارمنس اچھی رہی ہے کلاس میں، لیکن ٹاپ پر نہیں ہوں۔ زیال اپنے آپ پر ہنسا۔ کافی کی بھاپ ان کے بیچ اٹھ رہی تھی۔ باتیں ہلکی تھی، مگر معنی گہرے۔ مما نے کہا تھا، وہ آہستہ بولی، کامیابی تب خوبصورت ہوتی ہے جب اس میں غرور نہ ہو، اور آپ کبھی اپنی کامیابی کا شور نہیں کرتے۔ اسے زیال کی یہ عادت اچھی لگی، کیونکہ محنت کو شور نہیں بنانا چاہیے، نتیجہ خود بولے گا۔ اس نے تائید کی۔ وہ ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرا دیے۔ یہ ہم آہنگی محبت سے پہلے کی دوستی تھی۔ فون کی اسکرین پر نوٹیفیکیشن آیا، اگلی کلاس کا وقت ہو چکا تھا۔ چلنا چاہیے، وہ بولی۔ وہ کھڑا ہو کر بولا، ہاں، مگر یہ یاد رکھنا، آج تم نے صرف ٹاپ نہیں کیا، تم نے خود کو ثابت کیا ہے۔ مجھے آگے بھی تم سے اسی کارکردگی کی امید ہے۔ وہ ٹیبل کے سائڈ سے گزر کر اس کے سامنے آیا۔ ایلزینا نے مسکرا کر سر کو خم دیا۔
कैफे से निकलकर वो दोनों अलग सिमतों में चल पड़े, मगर दिल एक ही सिमत में थे। जाते जाते दोनों ने मुड़कर एक दूसरे को देखा था। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अगर आप उनके साथ फुटपाथ पर भी बैठ जाए तो आपको ये महसूस होगा कि वो दुनिया की बेहतरीन नशिस्त है। एल्जिना के लिए जियाल इस मकाम पर आ रहा था, लेकिन ये रुतबा कब तक कायम रहता ये किस्मत तय करने वाली थी, और किस्मत किसी के हाथ में नहीं होती, ये बस इलाही तोहफा है, जिसे चाहे दे जिसे चाहे न दे। जारी है नावल नदामत पार्ट 2 पलवशा साफी किस्त नंबर 14। एल्जिना इस शाम बहुत खुश थी। अपने हॉस्टल रूम में बंधे 2 बैग्स का एक मर्तबा फिर अच्छे से जायजा लेकर खुद को मुतमईन किया। कुछ ही देर में उसकी पाकिस्तान रवानगी थी। पहली कामयाबी उसने फैमिली के साथ मनाना मुनासिब समझा। वैसे भी 1 साल से घर से दूर रहते उसे सबकी बहुत याद आ रही थी, खासकर अपनी मम्मा की। पैकिंग करके वो खुद रेडी होने जा रही थी जब मोबाइल की रिंग बजी। कॉल जियाल की थी। वो उसके साथ एयरपोर्ट तक जाने वाला था। उसने कॉल मौसूल की और स्पीकर पर करके अपनी तैयारी मुकम्मल करने लगी। सारी तैयारी हो गई? जियाल ने अपने बेड पर लेटे हुए पूछा। जी तकरीबन हो गई, उसने बालों में ब्रश करते हुए जवाब दिया। हमम मेरी आज मम्मी से बात हुई, कहा मैंने अगर कुछ चाहिए तो एल्जिना के हाथ भिजवा देता हूँ। वो बाजू सर के नीचे रखे कानों में एयरपॉड लगाए अपनी मसरूफियात बताने लगा। आपने मामी को मेरे बारे में बताया हुआ है, वो आपको कुछ नहीं कहती? एल्जिना हैरान हुई। उसकी अब तक अपनी मम्मा को जियाल के बारे में बताने की हिम्मत न हो सकी थी। हाँ, सब बताया है। जियाल ने आम अंदाज में शाने उचकाए। तुम्हारा टॉप करने का सुनकर तो वो बहुत खुश भी हुई थी। उसने अपनी पसंद पर नाज करते हुए इजाफा किया। सच में? ज़ेनी मजीद हैरान हुई। गले में स्कार्फ लेकर वो शूज पहने बेड किनारे बैठी। बिल्कुल। उठकर नीम दराज हुआ। उनके लिए तुम सिर्फ राना फुफ्फो की बेटी नहीं हो, उनके मरहूम भाई नूरीस सिद्दीकी की बेटी भी हो। ज़ेनी, वो तुमसे नफरत नहीं करती। जियाल ने अपनी मम्मी के जानिब से उसका दिल साफ करने के लिए कहा। ज़ेनी खामोश रही। बस वो बात अलग है कि फुफ्फो के लिए मैं हमेशा आयत का बेटा रहूं, उनके भाई सदीफ का नहीं। जियाल बेख्याली में शिकायत कर गया। जहाँ से दिल इतनी बुरी तरह टूटा हो, उनसे जुड़े रिश्ते अपनाने में भी दिक्कत होती है। मामी ने अपनी ही बेस्ट फ्रेंड को धोखा दिया था। एल्जिना ने समझाना चाहा तो न करती वट्ठा सट्ठा। किसने कहा था एक दूसरे के भाई से शादी करने के लिए? जियाल का गिला जोर पकड़ने लगा। घर के बड़ों ने ये फैसला किया था, वो इनकार कैसे करती? एल्जिना ने दोबारा कोशिश की। यार, 21वीं सदी की इंडिपेंडेंट पढ़ी लिखी लड़की पर कोई जोर जबरदस्ती कर सकता है? फुफ्फो मना कर देती, मामू पसंद नहीं थे तो? उसे एल्जिना का अपनी मम्मी के बारे में बर्ताव अच्छा न लगा। किस्मत को कौन बदल सकता है? एल्जिना को उसका लहजा अजीब लगा। उसने अपना लहजा हमवार रखा। हाँ तो अब किस बात बग्स बाकी है? मामू चले गए हैं दुनिया से, और इतने अच्छे हैंडसम जवान बिजनेसमैन से शादी हो तो गई थी फुफ्फो की। घर फिर से बस गया था, फिर भी उनका रवैया मेरी फैमिली के साथ अब तक नहीं बदला। जियाल ने सर झटका। मतलब क्या है आपका? मेरी मम्मा ने जो कुछ सहा, मामी और उनकी फैमिली ने जो उनके साथ किया, वो कुछ नहीं। इतनी आसानी से सब भूल जाए। और पापा का तो नाम भी मत लेना, वो आप सबके साथ बहुत अच्छे हैं। एल्जिना का पारा चढ़ गया। याशम का जिक्र उसे तैश दिला गया। उनकी फैमिली? जियाल की आवाज़ सख्त हो गई। नूरीज मामू को पापा कहने में बहुत तकलीफ हो रही है। हाँ, पर उनका सरनेम तो बड़े शान से अपने नाम के साथ लगाया है, एल्जिना सिद्दीकी। तुम चाहे कुछ भी कर लो, अपना असल नहीं बदल सकती। सिर्फ तुम्हारे और राना फुफ्फो की नजरी से जिंदगी नहीं चल सकती। जियाल ने हकीकत का आईना दिखाना चाहा। एल्जिना के आबरू फैल गए, दिल भर आने लगा। अपनी सिसकी रोकने उसने लब भींच लिए। दूसरी सिमत एकदम जियाल को एहसास नदामत हुआ। जाने अनजाने उसने बहुत कुछ कह दिया था। हेलो ज़ेनी, सॉरी, मैंने कुछ ज़्यादा कह दिया। मैं तुम्हारा दिल नहीं तोड़ना चाहता था। रियली सॉरी। गलती का एहसास होते उसने फौरन माजरत चाही। एल्जिना का दुख अब गजब का रूप ले चुका था। उसने बिना कुछ कहे कॉल काट दी। जियाल ने चच करके लब भींचे सर झटका, घड़ी पर वक्त देखा और तेजी से तैयार होने भागा। अब मिलकर ही उसे मनाने का तरीका बचा था। तकरीबन 10 मिनट बाद जियाल अपने कैंपस से निकलकर भागता हुआ उसके कैंपस गया, लेकिन एल्जिना निकल चुकी थी। जाने का इरादा तो जियाल के साथ था, लेकिन अब उसका अकेले निकल जाना नाराजगी का इजहार कर रहा था। अपने मंगवाए कैब से जियाल उसके पीछे अकेले एयरपोर्ट गया। बार बार अपनी स्मार्ट वॉच पर वक्त देखते वो बोर्डिंग से पहले पहुंचने की दुआएं करने लगा। जो उसने कहा वो भले ही हकीकत था, लेकिन अल्फाज और वक्त मुनासिब न था। एल्जिना का नाराज होकर जाना मत अगले 1 माह तक जियाल की सांस अटकी रहने के मुतरादिफ था। रात के इस पहर मेलबर्न शहर की सड़कें बिल्कुल खाली थी। फुल स्पीड से भी जियाल को यूनिवर्सिटी से एयरपोर्ट पहुंचने में 1 घंटा लगा। एल्जिना बोर्डिंग के लिए अंदर जा चुकी थी। ऑफिसर प्लीज, मेरी फ्रेंड नाराज होकर जा रही है, मुझे उसे मनाने का एक मौका दीजिए, सिर्फ एक दफा अंदर जाने दे। ड्यूटी ऑफिसर ने उसे गेट पर ही रोक लिया। ऑफिसर ने सर को नफी में हिलाया और माजरत करते उसे वापस लौट जाने की रिक्वेस्ट की। जियाल मेन गेट से पीछे हो गया और जेब से मोबाइल निकाल कर एल्जिना का नंबर मिलाया। मोबाइल फोन ऑफ था। उसने हवा में गायबाना मुक्का मारा। इस वक्त जियाल को वाकई एहसास हुआ कि किस्मत पर किसी का जोर नहीं चलता।
इंसान करने कुछ जाता है लेकिन होता कुछ और है। दिलों के मामले में बहुत मुहतात रहना पड़ता है। अगर लहजा दिल को माइल कर सकता है तो घायल भी यही करता है। नरम लहजा और मुनासिब अल्फाज दिलों को तस्खीर करते हैं, जबकि बदलता रवैया सख्त लहजा और कड़वे अल्फाज दिल को जख्मी कर देता है। और जख्म भी वो जो कभी नजर नहीं आते लेकिन दर्द हमेशा करते हैं। कराची एयरपोर्ट पर राना, याशम और इबाद के साथ आफान शाह साहब भी उसे लेने आए थे। कराची की हवा में वही मानूस नमी थी। छुट्टियों में घर लौटना हमेशा खुशी लाता था, मगर इस बार दिल में एक बोझ भी साथ आया था। एल्जिना बोर्डिंग करके कराची एयरपोर्ट से बाहर आई। 18 घंटे के सफर ने उसे बहुत खस्ता कर दिया था, लेकिन फैमिली को देखकर उसकी थकन हवा हो गई। मम्मा के गले लगकर वो आबदीदा होने लगी। राना ने भी उसे मजबूती से खुद से लगा लिया था। आंखें भीगी और लब मुस्कुरा रहे थे। मम्मा से मिलकर वो बारी बारी करके मर्दों से मिली। इबाद की खुशी दीदनी थी। शाह पैलेस अपने शाहाना अंदाज में खड़ा था। दादी ने उसका गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। मुसाफिर के लौटने की खुशी सबके चेहरे पर अयां थी। घर में नाश्ते की इश्तेहा अंगेज खुशबू फैली हुई थी। खा पीकर थोड़ी देर सबके साथ बैठकर वो सोने चले आई। अपने घर, अपने बेडरूम का मजा ही कुछ और होता है। इतना आराम उसे काफी अरसा बाद महसूस हुआ था। नींद लेने के बाद बेड पर लेटे ही उसने अपना मोबाइल ऑन किया और घर के वाईफाई से कनेक्ट किया तो नोटिफिकेशंस की भरमार लग गई। फ्रेंड्स, ग्रुप लेक्चर अपडेट, कैंपस के मुतल्लिक मालूमात और कुछ इस्लामिक कम्युनिटी सेंटर के इस्लाही मैसेजेस के साथ जियाल के 27 मिस्ड कॉल्स और 15 मैसेजेस मौसूल हुए थे। बाकी सब छोड़कर उसने करवट पर होकर जियाल का चैट खोला। कई सारी माजरती लाइंस के बाद खैरियत दरियाफ्त के मैसेजेस की लाइन लगी थी। एल्जिना उसकी अपनी इतनी फिक्र करने पर ब्लश करने लगी। वो जानती थी कि अब मोबाइल ऑन हुआ देखकर वो फिर से कॉल्स शुरू कर देगा, इसलिए अपनी खैरियत बताने रिप्लाई लिखा, मैं ठीक हूँ, खैरियत से पहुंच गई हूँ, फैमिली के पास बैठी हूँ, रात को खुद बात करूंगी। उसने रिप्लाई भेजा। अपने बेड पर उठ बैठी, खुले बाल समेटे, कंफर्टर हटाकर फ्रेश होने जा रही थी कि मोबाइल टोन बजी। मैं इंतजार करूंगा, बस इतना ही कहा गया था। उसने मैसेज पढ़कर मोबाइल वापस रखा और वॉशरूम चली गई। फ्रेश होकर वो कॉटन का सूट पहने लाउंज में आई तो सब डिनर के लिए मुंतजिर बैठे थे। वो मम्मा और पापा के दरमियान आकर बैठ गई और मम्मा के गिर्द बाजू हमाइल कर दिए। दूसरे सोफे पर दादा दादी और इबाद बैठे थे। उसे कई सारे एहसासात ने घेर लिया था। जियाल का तबसरा जहन में गर्दिश करने लगा। उसे शाह फैमिली ने दिल से अपनाया था, पर थी तो वो सिद्दीकी खानदान खून। क्या हुआ? सफर थका देने वाला था। राना ने उसे खामोश देखकर उसके स्टेप कट बालों को चेहरे से पीछे करते पूछा। बस ऐसे ही, आपको सुनना चाहती हूँ। बहुत मिस किया है मैंने आप सबको। एल्जिना ने मम्मा को तसल्ली दी। हम सब ने भी आपको बहुत मिस किया। कैसी चल रही है पढ़ाई? याशम ने शफकत से उसके सर पर हाथ फेरा। बहुत अच्छी, और जब मैंने टॉप किया तो सारे फ्रेंड्स ने पार्टी दी। एल्जिना चहक कर सीधी हुई और फैमिली को मेलबर्न और फ्रेंड्स की सरगर्मियां बताने लगी। राना ने खुश होते उसे देखा और डिनर की तैयारी देखने उठकर किचन में आ गई। उसकी छोटी सी एल्जिना इतनी जल्दी बड़ी हो जाएगी उसने सोचा न था। आंखों के गोशे भीगने लगे। मुस्कुराकर सर झटका और आंखों के मुतरम किनारे साफ किए। जिंदगी इसी का तो नाम है। उस दिन वो नाना नानी से मिलने बट हाउस पहुंची। दरवाजे पर ही उसे मुसव्वी और मीशाइम मिल गए। एक साल बाद जेनी को उनसे मिलकर बहुत अच्छा लग रहा था। बच्चों से मिलकर वो और इबाद लाउंज में दाखिल हुए तो सब बड़े वही मौजूद थे। आतिरा बेगम और शुअब साहब ने दोनों बच्चों को खुद से लगाकर प्यार किया। कैसी हो जेनी? आयत ने खुशी से चहकते उसे खुद से लगाया। उनके गले लगकर एल्जिना को बहुत अपनायत और मोहब्बत महसूस हुई। उनसे लगे हुए ही उसे जियाल की कही बात याद आई। आयत ने प्यार से उसके गाल पर बोसा दिया। एल्जिना जियाल के कहे लफ्जों में उलझी रही। बचपन से जवानी तक कभी उसे आयत की तरफ से बेरुखी या गम और गुस्से का एहसास नहीं हुआ था। वो जब भी मिलती बहुत प्यार से मिलती थी, जबकि दूसरी जानिब उसकी मम्मा हमेशा जियाल, समर और मिशाइम के लिए नफरत का जज्बा जाहिर करती। माजी में जो हुआ था उसमें बच्चों का क्या कसूर आखिर? जेनी, जाने से पहले बताना, मैंने जियाल के लिए कुछ गिफ्ट्स भिजवाने हैं। आयत ने लंच के बाद से मुखातिब किया। ओके मामी। एल्जिना ने सर को खम दिया। आयत ने मोहब्बत पाश नजरों से उसे देखा और मीठा सर्व करने लगी। बस बस। एल्जिना ने उनका हाथ पकड़ लिया। क्या बस बस? इतनी कमजोर हो गई हो, ठीक से खाती नहीं हो क्या? आयत ने उसके इनकार को नजरअंदाज किया। एल्जिना मुख्फिफ हो गई। आयत ने उसकी प्लेट भरकर खुद भी खीर ली और सीट पर पीछे होकर उससे बातें करने लगी। कल्चर डे पर फिरोजी फ्रॉक तुम पर बहुत जच रहा था। मैंने इसी कलर में तुम्हारे लिए और भी ड्रेस बनवाने दिए हुए हैं, कुछ दिनों तक आ जाएंगे। आयत ने खीर खाते हुए तबसरा किया। आपने कहाँ देखा? उसे बहुत हैरत हुई थी। जियाल ने पिक्चर भेजी थी, दिखाती हूँ। आयत ने आगे होकर टेबल पर पड़ा अपना मोबाइल उठाकर उसे मतलूबा तस्वीर दिखाई। तस्वीर में कल्चर डे के रंगीन बैकग्राउंड के बीच एल्जिना फिरोजी फ्रॉक पहने, लंबे स्टेप कट बाल को रोल किए, हल्के मेकअप में तैयार, पाकिस्तान का छोटा झंडा हाथ में लिए खड़ी मुस्कुरा रही है। उसका रुख दाएं सिमत था, जैसे किसी को देख रही हो। जियाल ने ये पिक्चर कब ली? उसने दिल में सोचा। हैरत अंगेजी में मजीद इजाफा हुआ था। जियाल उससे इतनी मोहब्बत करता है, वो सोचकर मुस्कुराई।
प्यार वो एहसास नहीं जो सिर्फ खुशी में साथ दे, प्यार वो हौसला है जो खौफ में भी थामे रखे। ये मांगता नहीं, समझता है। ये शोर नहीं मचाता, खामोशी में निपटा है। सच्चा प्यार किसी को बदलने की कोशिश नहीं करता, वो बस साथ चलता है, आहिस्ता और ईमानदारी के साथ। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि प्यार इंसान को कमज़ोर नहीं करता बल्कि बेहतर बना देता है। क्या जियाल ने मामी को अपने प्यार के बारे में बता दिया है और मम्मा मामी उनके प्यार को अपना चुके हैं? एल्जिन्हा के सवाल गर्दिश कर रहे थे। जहाल कोर्ट से निकलकर वकील साहिबा अपने ऑफिस चली गई थी। सबसे पहले उसने जियाल का बयान दोबारा पढ़ा और फिर आज के अलबाई के अल्फाज, जरवा की गवाही पर वो मशकूक हुई। उसने नहयान को कॉल मिलाई। नहयान, वी आर मिसिंग समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, जियाल ने अपने बयान में कहा है। उनकी वाइफ कोई सरप्राइज देने के लिए होटल लेकर गई थी। आज एक अलबाई ने भी कहा कि मिसेज जियाल उस दिन बहुत खुश थी। सबसे पहले हमें पता लगाना है वो सरप्राइज क्या था, तभी कत्ल की वजह मालूम होगी। उसने फाइल के औराक टटोलते हुए आगाही दी। हाँ, मुझे भी ऐसा ही महसूस हुआ था और मेरा शक अस्पताल के एक मेंबर पर है। मैं उसी को इन्वेस्टिगेट करने जा रही हूँ। नहयान ने फिलहाल डॉक्टर फहाम का नाम राज रखा। बिना सबूत वो उन पर इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहती थी। ओके, कोई भी अपडेट मिले तो फौरन मुझे कॉल करना। वकील साहिबा ने उसकी बात पर सर हिलाया और कॉल काट दी। नहयान ने एक सिग्नल पर कार रोककर शादमान को कॉल मिलाई। शादमान, कहाँ हो? मुझे अभी मिलना है। कॉल मिलते ही उसने संजीदा अंदाज में पूछा, केस पर ही लगा हूँ। मेरे लिस्ट के 4 नामों से मैंने पूछताछ कर ली। वो सेमिनार के लिए दूसरे शहरों से आए थे। उनमें से कोई मिस्टर एंड मिसेज जियाल को जानता तक नहीं था। शादमान हेडक्वार्टर में अपने केबिन में बैठा जवाबदेह हुआ। हम एक काम करो, बाकी की लिस्ट भी तुम देख लो, मुझे किसी और का बायोडेटा निकालना है। नयान ने फिर से कार चला दी। आसमान पर अचानक काले बादलों का बसेरा हो चला। जून के सहपहर 3 बजे भी कराची में अक्टूबर के शाम जैसे मनाजिर महसूस हुए। किसका? शादमान ने पूरा ध्यान कॉल पर मरकूज किया। डॉक्टर फहाम अरसल का। नहयान ने ट्रैफिक जाम होते देखकर स्टीयरिंग पर हाथ मारा। और उस डॉक्टर का भी पता लगाना है जिसने मिसेस जियाल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाई है। उसने दूसरा शक का दायरा खींचा। पहले मुझसे मिलो, साथ मिलकर प्लान करेंगे। शादमान ने तजवीज़ दी। नहीं, इतना वक्त नहीं है। मुझे डॉक्टर फहाम के हरकत मशकूक लग रहे थे। वो फरार न हो जाए। नहयान परेशान रही। वो मेरे हाथों से फरार नहीं हो सकता। मैं सारी टीम को अलर्ट कर दूंगा, पर तुम अकेले उसे अटैक नहीं करोगी। शादमान सख्ती से बोला। आसमान में बादल जोर से गरजे थे। बूंदाबांदी में तेजी उतरने लगी। ठीक है, मुझसे अपने अपार्टमेंट के पार्किंग में मिलो। मैं तुम्हारे घर के रास्ते पर हूँ। नहयान ने एक तंग गली का मोड़ काटते हुए कहा और कॉल खत्म कर दी। शादमान अपनी ज़रूरी दस्तावेजात उठाकर ऑफिस से निकला और अपने घर का रुख किया। ट्रैफिक जाम और मूसलाधार बारिश से निकलते कैसे तैसे करा कि नयान उसके अपार्टमेंट के पार्किंग तक पहुंची। 10 मिनट मजीद सड़के की शादमान की बाइक पार्किंग में दाखिल हुई। उसने बाइक नहयान की गाड़ी के करीब रोकी। वो पूरी तरह भीग चुका था। अंदर चलकर तसल्ली से बात करते हैं, इस हाल में क्या ही डिस्कस हो पाएगा। शादमान ने गीले बाल पीछे करते सर झुकाकर उसके विंडो से कार में झांका। नहयान ने सरता पैर उसकी भीगी वर्दी देखी, फिर सामने पार्किंग के बाहर बहती गली को। इस हाल में वो वापस अपने घर भी जाने से कासिर थी। दिल ना दिल उसने शादमान के घर ही जाने का इरादा किया और कार से बाहर आई। दोनों पहले लिफ्ट तक आए, लेकिन बारिश की पहली बूंद गिरते ही शहर की बिजली मुनक्ता हो चुकी थी, इसीलिए चारों नाचार सीढ़ियों का रुख किया। शादमान का घर दूसरे मंजिल पर था। घर का लॉक खोलते पहले वो तेजी से अंदर दाखिल हुआ। नयान ने झिझकते हुए कदम रखा। सॉरी, सिंगल मर्द का घर है, इसलिए जरा बिखरा हुआ है। शादमान ने सरसरी वजाहत दी और खजालत होते सोफे और आसपास बिखरे अपने कपड़ों को समेटने लगा। नयान सुर्खी माइल गालों पर से नादीदा बाल पीछे करते मुस्कुराई। तुम बैठो, मैं बस चेंज करके आता हूँ, उसने शर्मसारी से कहा और हाथ पीछे के बेडरूम की जानिब भागा। नयान इस 2 कमरों पर मुश्तमिल छोटे से घर का मुशाहिदा करने लगी। घर का इंटीरियर और डिज़ाइन तो ठीक था, बस साफ सफाई न होने की वजह से पजमुर्दा लग रहा था। टेबल और निशस्तें धूल से ढकी हुई थी। किचन कबाड़ खाने की अक्कासी कर रहा था। नीज वो घर वाकई सिंगल और फोहर मर्द का आशियाना लगा। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर वो सीधी हुई। शादमान ट्राउज़र और टी में मलबूस फ्रेश लग रहा था। बाल सब अभी गीले थे और शेव पर भी चंद पानी के मोती ठहरे नजर आए। तुम अकेले रहते हो? पता नहीं वो क्यों पूछ बैठी। अपने सिवाल पर खुद लब काटने लगी। हाँ, किसी फैमिली वाले बंदे का घर ऐसा लग सकता है क्या? शादमान ने हंसते हुए जवाब दिया। वो किचन के दराज में कैंडल या चार्जिंग लाइट ढूंढ रहा था। उसने बुरा नहीं माना तो नहयान ने शुक्र का सांस लिया। तो अंकल आंटी, वो किसी पुलिस ऑफिसर से नहीं, अपने क्लासमेट से मुखातिब थी। मैं 12 साल का था जब उनका डिवोर्स हो गया। शादमान एक कैंडल जलाए उसके पास आया। घने बादलों के साए तले और बिजली ना होने की वजह से उसके घर में शाम का समा था। 2 साल तक कोर्ट कचहरी के चक्कर काट काट कर बिलाखिर मेरी कस्टडी बाबा को दी गई, जो वो बिल्कुल नहीं चाहते थे। उसके हमरा सोफे पर बैठते उसने शाने उचकाए। नहयान का चेहरा उतर गया। उसे लगा ऐसा सवाल करके उसने शादमान के दख्म कुरेद दिए हैं। बाबा को अरब इमारात में सेटल होना था
और वो मुझे साथ ले जाने के बिल्कुल हिमायती नहीं थे। वो यूं गोया रहा जैसे किसी पुराने दोस्त से बरसों बाद मिला हो। नहयान खामोशी से सुनती रही। इसीलिए मुझे अपने किसी पहचान की खातून के पास छोड़ गए। मेरे 18 साल का होने तक हर माह अच्छा खर्चा भेजते रहे। लेकिन जिंदगी सिर्फ पैसों से थोड़ी चलती है। प्यार, अपनायत, दोस्ती, रिश्तेदारी, ये सब भी इंसान को जिंदा रखने के लिए चाहिए होते हैं। आवाज में हल्की अफसुर्दगी दर आई। नहयान अफसोस करे या दिलासा दे उसे समझ ना आया। जब 18 का हुआ तो यहाँ आ गया, सर्विस ज्वाइन कर ली और क्रिमिनल ऑफिसर बन गया। जब आगे पीछे रोने वाला कोई ना हो तो खतरे से लड़ने का डर नहीं लगता। उसने लंबा सांस खारिज करते अपना माजी बयान किया। तो शादी क्यों नहीं की? ये सवाल पूछने में उसे वक्त लगा। है हम इस नहयान, यहाँ नस्ब व फराज से ताल्लुक ना होने वालों को अपनी बेटी नहीं देता, और हम पुलिस वालों की तो वैसे भी इमेज बहुत खराब है। उसने इस्तहजिया हंसते हुए गर्दन घुमाकर उसे देखा। वो मासूमियत और अफसोस भरी नजरों से उसे देख रही थी। शादमान को अंदर कुछ महसूस हुआ। उसकी मुस्कान सिमट गई। कैंडल की जलती बुझती लौ में नहयान की सुनहरी माइल आंखें चमक रही थी। शादमान की स्याह आंखें इन सुनहरी आंखों के सहर से निकल ही ना पाईं। घर के अंदर मौजूद खामोशी को खिड़की पर गिरते बारिश की झंकार तोड़ रही थी। कहीं दूर बादल गरजा था। नहयान ने फौरन रुख फेर लिया। शादमान ने पलकें झपकाते खुद को कंपोज किया। बारिश तो रुकने के बजाय तेज हो गई है, मैं चाय बना कर लाता हूँ। उसका नयान के पास बैठना दुभर लग रहा था। वो तेजी से उठ किचन में गायब हो गया। नयान ने लंबा सांस लेकर सर झटका और सोफे से उठकर कमर पर हाथ रखे आसपास नजर दौड़ाई। दाखिली दरवाजे के पास खुलते छोटे स्टोर रूम के अधखुले पट से उसे झाड़ू और डस्टिंग पैड दिख गया। वो सिमट गई और सफाई का सामान निकाल कर लाउंज में डस्टिंग करने लगी। किचन की चार दीवारी में बेमकसद खड़े पतीले में चाय का पानी रखे। शादमान को खटपट की आवाज आई तो सर निकालकर झांका और नहयान को झाड़ू पकड़े देखकर चौंक गया। नहयान, क्या कर रही हो? रहने दो, मैं बाद में कर लूंगा। वो उसके हाथ से सामान वापस लेने लगा। इट्स ओके, मैं कर लूंगी। वो झाड़ू उसे देने से इकारी हुई। अरे नहीं यार, डिपार्टमेंट में पता चला मैंने रिटायर्ड कमिश्नर शुजात लघारी की बेटी, फॉरेंसिक ऑफिसर डॉक्टर नहयान से झाड़ू लगवाया है तो मुझे सर्विस से बाहर फेंक देंगे। शादमान बजिद हुआ। शादमान, ड्यूटी टाइम खत्म हो चुका है। तुम भी आम इंसान हो और मैं भी, कोई किसी को बाहर नहीं करेगा। नहयान ने मनाने की कोशिश की। शादमान मजबूरन पीछे हो गया। तुम तब तक किचन का कर लो, मुझे ठंडे पानी से एलर्जी है। नहयान ने उसे वापस किचन के अंदर जाने का इशारा किया। पानी से एलर्जी? ये पहली बार सुन रहा हूँ। शादमान महजूज भी हुआ था और हैरान भी। हम सर्जरी के बाद से ये बीमारी लगी है, ठंडे पानी से मेरे हाथ जमने लगते हैं। नयान ने फिर से अपना काम शुरू किया। कराची में इतनी ठंड कहाँ पड़ती है? शादमान अब भी उसके दरपेश मसले को जान ना सका। ठंड नहीं, ठंडा पानी, उसने मसरूफ अंदाज में सदा लगाई। शादमान ने मजीद नहीं रोका। वो किचन में चला गया। जब तक उसकी चाय बनी तब तक नयान लाउंज को भी बैठने के काबिल बना चुकी थी। बारिश का जोर टूट चुका था। बादल बरस बरस कर हल्के हो चले थे। मौसम और जिंदगी मामूल पर आ गई, मगर शादमान उस लम्हे से वापस ना लौट सका। वली खान तेज तेज अपने ऑफिस की सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आया। उसके केबिन के आगे एक दुबला पतला सा लड़का खस्ता हाल में बैठा उठने से कारी था। उसके हाल से वो गुरबा और मसाकीन के फिक्रे में लगा। सिक्योरिटी गार्ड और मैनेजर समेत जूनियर लॉयर इस लड़के को बाहर निकालने के जतन में नजर आए। क्या हो रहा है यहाँ? वली खान रुआबदार आवाज में गुर्राया। सब सहम कर रुक गए। उस दुबले लड़के ने सर उठाकर इस लंबे चौड़े जानदार सरापे को देखा। सर, ये जबरदस्ती अंदर आ गया, आपसे मिलने की जिद कर रहा है, मैनेजर ने आगाह किया। मेरे पास ऐसे दो कौड़ी के लोगों से मिलने का वक्त नहीं है। इतने केसेस लाइन में पड़े हैं, ब्रेक एक सेकंड बहुत कीमती है, निकाल बाहर फेंको इसे। वली पहले ही जियाल केस की वजह से तैश में था। अपने आलीशान इमारत में इस गरीब और खस्ता लड़के को देखकर मजीद गजब में आ गया। स्टाफ गड़बड़ा गए। गार्ड्स ने उस लड़के को बाजू से उठाया और बाहर घसीटने लगे। साहब, मेरी बात सुनो, एक दफ़ा मेरी बात सुनो, मैं बहुत मजबूर हूँ, मेरी मदद करो, मेरा मसला सुन लो, हो सकता है आपकी भी मदद हो जाए। मुझे डॉक्टर जियाल के अस्पताल के बारे में बताना है। वो लड़का गार्ड्स की गिरफ्त से खुद को आज़ाद करने की कोशिश करते दुहाई देने लगा। एडवोकेट वली खान को उसकी फरियाद से कोई मतलब न था, पर जियाल का नाम सुनते रुक गया। केबिन का दरवाज़ा वापस झपट कर खोला और कॉरिडोर में निकलकर गार्ड्स को रोका। क्या कहा तुमने? वली उसके सर पर जा पहुंचा। वो लड़का सहम कर मजीद छिपसा गया। अगर ये कोई मजाक है तो बहुत महंगा पड़ने वाला है तुम्हें। वली ने दांत पर दांत जमाए उसे घूरा। साहब, आपसे मजाक करके मुझे अपनी मौत को दावत देनी है क्या? मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। मेरा मसला डॉक्टर सियाल अस्पताल से जुड़ा है। अफसार मोहम्मद दीन ने हाथ जोड़े। आंसू उसके पतले गालों पर बहकर गंदली दाढ़ी में जज्ब हो गया। वली ने नजरों का रुख अपने गार्ड्स की सिमत किया तो उन लोगों ने अफसार को नीचे उतारा। पैंट की जेबों में हाथ डाले वो मुड़कर अपने केबिन में चला गया। उसका मैनेजर अफसार को लिए उसके पीछे हो लिया। एसी के ठंडे कमरे में वो कमजोर लड़का सेंट्रल दबरीज कालीन पर बैठा और उसके सामने एडवोकेट वली खान सोफे पर बैठे सीट की पुश्त से टेक लगाए बाजू फैलाए पैर हिलाते उसे देख रहा था। सिर्फ 5 मिनट।
अगर एक लफ्ज़ भी तुम्हारे मुंह से निकलते हुए गलती हुई तो अगले 5 मिनट तक मेरे आदमी तुम्हें इतना मारेंगे कि तुम यहाँ से उठने के काबिल नहीं रहोगे। वली खान ने मोबाइल पर 5 मिनट का टाइमर सेट किया और घुटनों पर कोहनियाँ जमाकर बगौर उसे देखने लगा। अफसार ने थूक निगल कर गला तर किया और सहमे अंदाज में बोलना शुरू किया। उसकी ज़बान से निकलने वाली हकीकत वली खान के पैरों तले ज़मीन सरकाने को काफ़ी थी। वो पलक तक न झपका सका। गुंगोशल बैठे वो इस कमज़ोर गरीब लड़के की फरियाद सुन रहा था। वक्त गुजरता गया और उसके अब्रू मिलते गए। आंखों में हैरत की इंतहा थी। जारी है नावल नदामत पार्ट 2 पलवशा साफी किस्त नंबर 15। वकील साहिबा अपने केबिन में बैठी थी। समर और नहयान भी मौजूद थे। वकील साहिबा आज मामूल से मुख्तलिफ लग रही थी। सफ़ेद कमीज शलवार के बजाय मौसमी लिनेन सूट ज़ेब तन किया हुआ था। वकालत का ब्लैक कोट चेयर की पुश्त पर डाला हुआ था। नयान ब्लैक पैंट और सफ़ेद शर्ट पहने चमकते बूट और बालों को ऊपर बांधे फॉरेंसिक का बैग लिए तैयार थी। समर 2 पीस सूट में मलबूस था, मानो किसी बिजनेस मीटिंग के लिए आया हो। समर, आपको अस्पताल में कोई गैर ज़रूरी काम महसूस हुआ है या किसी स्टाफ पर शक हो? नयान उसकी जानिब मुड़ी। नहीं, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं मिला, सब खैरियत। वो अपनी जगह पर आगे होकर उसकी तफसीलात सुनने लगा। डॉक्टर नयान को अस्पताल के किसी बंदे पर शक है। वकील साहिबा ने अपनी जानिब से इजाफा किया। किस पर? समर हैरान हुआ। कंफर्म नहीं है, पर मुझे डॉक्टर फार्म अरसल कुछ ठीक नहीं लगे। शायद उनका इस केस से कोई कनेक्शन है। नयान टेबल पर कोहनी टिकाकर उंगली ठोड़ी के नीचे रखे सोचते हुए बोली। समर शॉक हो गया। उसने वकील साहिबा को देखा। उनके तासुरात नॉर्मल थे। शायद नयान उसे सब पहले बता चुकी थी। हो सकता है गलतफहमी हुई हो। डॉक्टर फहाम तो भैया के अच्छे दोस्त हैं, अस्पताल के वाइस प्रेसिडेंट हैं। ऐसा क्यों करेंगे? समर को यकीन नहीं आ रहा था। शायद, पर मुझे उनसे पूछताछ करना पड़ेगी। नयान ने अपना हतमी फैसला सुनाया और जाने के लिए उठी। अभी वकील साहिबा उसे कुछ कहती उससे पहले उसकी असिस्टेंट शीशे के दरवाजे पर नमूदार हुई और तेजी से नॉब घुमाकर सर अंदर किया। मैम, आपको अभी जस्टिस चौधरी के ऑफिस में बुलाया गया है। असिस्टेंट ने मुत्तला किया। उसके तासुरात मुतफिक्र थे। बात क्या है? वो अपनी सीट से उठी और फ्लोरल प्रिंटेड कुर्ते पर ब्लैक कोट पहना। एडवोकेट वली खान कोई नई एलिगेशन इल्जाम लेकर आए हैं। उसने इसी फिक्रमंदी से जवाब दिया। वकील साहिबा के साथ नहयान और समर भी खड़े हो गए। तीनों में परेशान कून नजरों का तबादला हुआ। आप वली खान को संभालिए, मैं डॉक्टर फहाम से मिलकर आती हूँ। नयान ने उसके कंधे पर हाथ रखकर मुतवज्जा किया। उसने सर को खम दिया और अपनी असिस्टेंट के पीछे हो ली। समर भी साथ चल पड़ा। वहीं नहयान चैम्बर के बाहर की सिमत बढ़ गई। जस्टिस चौधरी अपने ऑफिस रूम में थे। कानूनी किताबों से भरे दीवारों के सामने टेबल और निशस्तें मौजूद थी, जिनमें से एक पर वली टांग पर टांग जमाए मगरूर अंदाज में बैठा हुआ था। वकील साहिबा और समर को आते देखकर जस्टिस साहब ने अंदर आने की इजाज़त दी। वो आगे आकर वली के बगल वाली नशिस्त पर बैठ गई। दोनों की नज़रें जस्टिस चौधरी पर थी। मिस्टर वली खान का ये दावा है कि ये केस सिर्फ एक कत्ल का नहीं, ये एक पूरे निज़ाम का है। अस्पताल में गैर कानूनी आर्गन ट्रेडिंग हो रही है। मरीज, डॉक्टर और रिकॉर्ड सब इसका हिस्सा है। जस्टिस चौधरी ने वली खान की बताई तफसील उसके सामने रखी। वकील साहिबा साकित हो गई। कानों सुने पर यकीन न आया। पहले बीवी को मारने का इल्जाम और अब उसके अस्पताल में गैर कानूनी अज़ा फरोशी। जियाल ये किस दलदल में फंस कर रह गया था? सर, ये महज इल्जाम है बगैर किसी सबूत के। उनकी आवाज़ में एतमाद था और सियाल पर मुकम्मल यकीन। मेरे मुवक्किल को इस दलदल में घसीटा जा रहा है ताकि असल सवाल दब जाए। ये सब झूठ है, वो फौरन बोली। वली मुस्कुराया। ये मुस्कुराहट खुशी की नहीं, यकीन की थी। उसका निशाना सही जगह लगा था। जनाब आली, अगर ये इल्ज़ाम है तो फिर सच से इतना खौफ क्यों? उसने अब्रू उठाकर वकील साहिबा को देखा। वकील साहिबा ने साइड पर खामोश खड़े समर को देखा। वो बेतासुर रहा। उसकी हरकत से ना इनकार महसूस हुआ, ना इकरार। खौफ नहीं, ये कानून है। अदालत अफवाहों पर नहीं चलती। उसने इसी जज्बे से जवाब दिया। जस्टिस महज देखते रहे। कार्रवाई दोनों वकीलों ने खुद संभाल ली थी। अफवाह, वली ने आवाज़ बुलंद की। तो फिर जाली डोनर फाइलें, रात के ऑपरेशन और गायब मरीज कहाँ हैं? वली खान ने दूसरा वार किया। वकील साहिबा का सर घूमने लगा। किस किस इल्ज़ाम से बरी करवाएगी वो जियाल को? जब केस कमज़ोर होता है तो इल्ज़ाम बढ़ा कर दिया जाता है। ये एक क्लासिक हरबा है। उसका एतमाद कम ना हुआ। फिर उसने झेझ की आंखों में देखा। मेरे मुवक्किल को कुर्बानी का बकरा ना बनाया जाए। एडवोकेट वली साहब के पास डॉक्टर जियाल को कातिल साबित करने का सबूत नहीं है, इसलिए ये नई चाल चल रहे हैं। उसने सीने पर हाथ बांधते मुकालमा खत्म करना चाहा। कत्ल का ठोस सबूत भले ही ना हो सर, लेकिन आर्गन ट्रेडिंग का पक्का सबूत है मेरे पास, जीता जागता सबूत। वली खान अपनी जगह से उठ गया। वकील साहिबा ने बेयकीनी से सर उठाकर उसे देखा। अदालत आंख बंद नहीं करेगी। अगली पेशी में आप वो सबूत कोर्ट में पेश करेंगे मिस्टर वली। जस्टिस चौधरी ने हुक्म सादिर किया। तहकीकात की इजाज़त दी जाती है, मगर इस केस से अलग। उनका इशारा मिसेस जियाल मर्डर केस की तरफ था और डिफेंस अपना जवाब पेश करेगी। दूसरा हुक्म वकील साहिबा को सुनाया गया। दोनों वकीलों ने एक दूसरे को घूरा और मुखालिफ सिमत से गुजरकर दरवाजे के बाहर निकल आई। ये फैसला ना जीत था ना हार, ये दरवाज़ा था जिसके पार हकीकत छुपी थी।
जस्टिस चौधरी के ऑफिस के सामने वो दाएं से बाएं होने लगी। ये क्या हो रहा है समर? रोज एक नया राज सामने आ रहा है, वो भी मुकाबिल सिमत से। उसकी परेशानी में इजाफा हो रहा था। तुम इस बारे में कुछ जानते हो क्या? उसने अब्रू मिलाए समर को देखा। वो संजीदा रहा। सच में जियाल के हॉस्पिटल में आर्गन ट्रेडिंग हो रही है? सवाली अंदाज बरकरार रहा। मुझे नहीं पता, मैं आज पता करवाता हूँ। समर ने उसे तसल्ली देना चाहिए। अब तो मुझे नहयान का शक बजा लग रहा है। अस्पताल के स्टाफ में कुछ तो गड़बड़ जरूर है। मुझे सबसे दोबारा मिलना होगा, पर सबसे पहले जियाल से पूछना पड़ेगा। वो आगे का लायहाए अमल तय करते हुए गोया रही। समर ने मुतगैर नजरों से उसे देखा था। केस सुलझने के बजाय मजीद उलझ गया था। बट हाउस में दिन मामूल पर चल रहा था। सूरज की सफेदी ढलकर पीलाहट में बदल चुकी थी। मीशाइम कुछ देर पहले ही यूनिवर्सिटी से लौटी। मम्मी और चाची किचन में काम करते नजर आए। दादा और दादी लाउंज में टीवी पर न्यूज चैनल लगाए दोपहर 2 बजे की खबरें सुन रहे थे। डॉक्टर सियाल बट एक नए इल्जाम के घेरे में। उनका अस्पताल आर्गन ट्रेडिंग तहकीकात की जिद में। दोनों वकला के माबैन तगड़ी मुंहमारी देखने को मिली। केस एक जान का नहीं कई जानों के खसारे का बन गया। न्यूज एंकर एक एक करके ताज़ा खबर के नकात पढ़ रही थी और लाउंज में खामोशी छा गई। ऐसी खामोशी जिसमें सांस सुनाई दे। मीशाइम ने दादा के हाथ से रिमोट कंट्रोल लेकर टीवी बंद कर दिया। ये नहीं हो सकता। आयत की आवाज़ दीवार से टकराकर लौट आई। माँ को अदालत की ज़बान नहीं आती। उसे सिर्फ ये पता था कि उसका बेटा फंस गया है। ये सब साजिश है। शुएब साहब खड़े हो गए। वो बोल सब कर रहे थे मगर खुद को समझा रहे थे। गुस्सा खौफ का दूसरा नाम था। दादी और चाची खामोश। आयत ने कमरे में जाकर सदीफ को आगाह करने कॉल मिलाई और मुशायम उसकी आंखों में आंसू नहीं थे। बस वही सवाल था जो किसी ने नहीं पूछा। अगर भाई बेगुनाह हुआ तो ये दाग कौन धोएगा? एक लम्हे के लिए दिल में ख्याल आया। नजरें सेंट्रल टेबल पर पड़े अपने मोबाइल फोन पर गई, लेकिन वो अनदेखा फासला तय करने की उसकी हिम्मत न हो सकी। अचानक घर का फोन बजा। हर कोई चौंक गया। दादा दादी में से किसी ने फोन नहीं उठाया। मीशाइम को ही हिम्मत करनी थी। उसने उठाया। दूसरी तरफ किसी रिपोर्टर की आवाज थी। आप कुछ कहना चाहेंगी? उसने फोन बंद कर दिया। लब भींच कर सर झटका। कुछ बातें कैमरे के लिए नहीं होती। फॉरेंसिक लैब में मामूल का काम चल रहा था। नहयान से अपना फरीजा तो पीछे छूट गया था, लेकिन अपने स्टाफ को हर मुमकिन मदद फराहम करती रही थी। उस दिन किसी केस के सिलसिले में एसएचओ साले साहब लैब में मौजूद थे। सर, डॉक्टर सियाल केस की फॉरेंसिक रिपोर्ट किसने बनाई है? पिछला ऑफिसर कौन था जो इस केस में था? वो अपने सामने रखे फाइल्स का दोबारा मुतालिया करने लगी। डॉक्टर शहरोज ने पोस्टमार्टम किया था उनका, और ऑफिसर आहिल था इंचार्ज। साले साहब ने सोचते हुए नाम गिनवाए। मुझे इन दोनों से मिलना है। नया ने इरादा बनाया। डॉक्टर शहरोज तो छुट्टी पर गए हैं और इंस्पेक्टर आहिल का 2 हफ्ते कबल मुल्तान ट्रांसफर हो गया। साले साहब ने उसे बगौर देखते हुए कहा। नयान ने चच करके सर झटका। दूसरा इरादा शादमान को कॉल करने का किया, मगर उससे पहले शादमान की कॉल आने लगी। मैं तुम्हें ही कॉल करने वाली थी, उसने कॉल मौसूल करते हुए कहा। नयान, मैंने बाकी लिस्ट पूरी कर ली और तुम यकीन नहीं करोगी एक नाम किसका आया है। शादमान तेज तेज चलते हुए बोला। नयान की बात आधे में रह गई। किसका? नयान का दिल जोर से धड़का। डॉक्टर सियाल बट हॉस्पिटल का ही कोई है। बुकिंग किसी और नाम से करवाई थी, पर रिसेप्शन में कार्ड जियाल के अस्पताल का दिया है। शादमान ने अपनी कार में सवार होते जुमला मुकम्मल किया। फिर तो वो डॉक्टर फहाम अरसल ही होगा। नयान को एक कड़ी तो जुड़ती लगी। हो सकता है, शादमान ने तायद की। लेकिन शादमान, हमसे पहले इस केस पर काम करने वाले फॉरेंसिक डॉक्टर और पुलिस इंस्पेक्टर दोनों आउट ऑफ सिटी चले गए हैं। एक ही वक्त में दोनों का यूं गायब होना, इसका मतलब जरूर वो दोनों इस जुर्म में मलबूस हैं। नयान ने अब अपनी मालूमात बताई। हम्मम, इंस्पेक्टर को मैं निकाल कर लाता हूँ। फॉरेंसिक तुम्हारा डिपार्टमेंट है, इस डॉक्टर की मालूमात तुम ढूंढो। शादमान ने ड्राइव करते हुए अगला प्लान बताया। ओके, पर इससे पहले डॉक्टर फहाम भी गायब हो जाए, मैं उसे पकड़ती हूँ। नयान ने पुख्ता अज़्म लिया। मुजरिम को बेनकाब करने की घड़ी करीब आ रही थी। दूसरी तरफ दिन गुजर कर शाम हो गई। सूरज गुरूब हो चुका था। आसमान पर स्याही फैल चुकी थी। मीशाइम दिल गिरफ्तगी से जियाल के कमरे में आई। कमरा खाली और बेजान था। बेड के साइड पर रखा उसका फोटो फ्रेम उठाया। सफ़ेद कोट, मुस्कुराहट और उम्मीद, उसकी ग्रेजुएशन की तस्वीर थी। उसने तस्वीर को आहिस्ता से छुआ। भाई, आप गलत नहीं हो सकते, ये दुआ थी, यकीन नहीं। अचानक गले में आंसुओं का फंदा महसूस हुआ। खुद को काबू करते उसने फ्रेम वापस टेबल पर रखी और कमरे से बाहर निकल आई। उसे शिद्दत से अपने बड़े भाई जियाल की याद आई थी। उसने पहली बार महसूस किया कि सच हमेशा मजबूत नहीं होता। कभी कभी वो बस अकेला होता है, मगर जियाल अकेला नहीं था। उसके साथ वो खड़ी थी ढाल बनकर, क्योंकि यहाँ इम्तिहान मोहब्बत का नहीं जिंदगी का था। डॉक्टर फहाम अपने 2 बेडरूम के अपार्टमेंट में दाएं से बाएं चक्कर काट रहा था। दरवाजे पर दस्तक हुई तो वो हड़बड़ा गया। मोहतात अंदाज में ओल्ड डोर होल में देखकर बाहर खड़े शख्स की शनाख्त की, फिर फौरन लॉक खोला। वो जवान सर झुकाए पैंट की जेबों में हाथ डाले अंदर दाखिल हुआ। फहाम ने फौरन से पेशतर लॉक चढ़ाया और उसके जानिब मुड़ा। ये क्या हो रहा है? मीडिया तक ये बात कैसे पहुंच गई?
फहाम गिलामंद हुआ, पर ये उसकी गलती साबित हुई। ये सवाल मुझे तुमसे करना चाहिए। वो तैश में आते गुर्राया और उसका कॉलर दबोच लिया। बेडरूम से फहाम की बीवी डरकर दरवाजे पर आई, शिकवाकुन नजर से अपने शौहर को देखा और वापस अंदर बंद हो गई। कमरे से बच्चों के रोने की आवाज भी आ रही थी। उसने फैमिली की मौजूदगी महसूस करके अपने जज्बात काबू किए और फहाम का कॉलर छोड़कर परे किया। एक तो ये केस खत्म होकर नहीं दे रहा, अब ये सब। उसने लंबा सांस खारिज करते बालों में हाथ फेरा, पर एडवोकेट वली खान तक ये बात पहुंची कैसे? फहाम अब भी परेशान था। कोई गवाह गया है उसके पास और वो जो भी है अब मुझसे नहीं बच सकता। उसने दांत पीसे फिर दोबारा फहाम का बाजू खींचकर अपने सामने किया। अब खुदारा अपना मुंह बंद रखना। ऑलरेडी नहयान को तुम पर शक है और वो किसी भी वक्त तुम पर धावा बोल सकती है, लेकिन अगर तुम्हारी जबान से एक लफ्ज़ भी निकला तो याद रखना अंजाम बहुत बुरा होगा। उसने हद अक्ल संजीदगी से धमकाया। मैं शहर छोड़कर चला जाता हूँ। फहाम ने तजवीज़ मांगी। ऐसी गलती बिल्कुल मत करना, वरना इन सब का शक हकीकत में बदल जाएगा। मेरे अगले प्लान तक कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बस कोई कुछ भी पूछे तुम खुद को अनजान रखना, बाकी मैं देखता हूँ। उसने गैर मरवी नुक्ता को देखते हुए जवाब दिया। फहाम तशवीश में मुब्तला रहा। उसने चंद दीगर हिदायत दी और अपनी पहचान छुपाकर रवाना हो गया। बुराई आखिर तक कायम रह सकती थी। अमाची में मौसम सरमा का आगाज खुशगवार अंदाज में हुआ था। मीठी धूप और हल्की हवा मसरूर कुन थी। एल्जिना का फैमिली के साथ बहुत अच्छा वक्त गुजर रहा था। अगले हफ्ते इन सबको इस्लामाबाद जाना था। इबाद को बेसब्री से बर्फबारी का इंतजार था। उस रोज वो ममा के साथ बैठी थी। ममा मुलाजिमा को दोपहर के खाने और दीगर साफ सफाई की हिदायत दे रही थी। ममा, उसने पुकारा। हाँ ज़ेनी, राना ने मुलाजिमा को हिदायत देते हुए उसे जवाब दिया। ज़ेनी खामोश हो गई। क्या हुआ? राना ने उसे देखा। लाउंज में अब इन दोनों के अलावा कोई नहीं था। अल्फाज गले में अटक गए। वो बात जो मेलबर्न में दिल को मजबूत लगती थी, यहाँ कमजोर पड़ गई। बस ऐसे ही, वो कहकर रुक गई। राना ने उसके सर पर हाथ रखा। जो कहना हो वक्त आने पर खुद निकल आता है, वो जानती थी। ये वक्त अभी नहीं आया। एल्जिना ने सर को जंबिश दिया। जियाल के बारे में बताने की हिम्मत टूट रही थी। वो कितनी आसानी से आयत मामी से सब कह देता है और उसे सिर्फ सियाल का जिक्र करने में भी दिक्कत हो रही है। उसने सोचा, कभी कभी सबसे मुश्किल बात सच कहना नहीं, सच के लिए हिम्मत जमा करना होता है। कराची के मुकाबले इस्लामाबाद पुरसुकून था। सर्दी ने मरी को अपनी बाहों में ले रखा था। दरख्तों पर जमी बर्फ सूरज की रोशनी में चमक रही थी और सड़कों के किनारे खामोश पहाड़ जैसे सबको खुश आमदीद कह रहे हो। वो ममा, पापा और इबाद के साथ जीप में बैठी थी। ममा के हाथ में गर्म चाय का थर्मास, पापा अगली सीट पर बैठे ड्राइवर के साथ महब गुफ्तगू थे। इबाद खिड़की से बाहर बर्फपोश मनाजिर देख रहा था। एल्जिना की खुशहाल फैमिली यही तो थी। माल रोड पर कदम रखते ही ठंडी हवा ने इस्तकबाल किया। चाय के खोखे गरमकई और हर तरफ तस्वीरें बनाते लोग। वो बर्फ पर फिसलते बच्चों को देखकर मुस्कुराई। राना भी हंसी रोक न सकी। याशम ने अपना मोबाइल निकाल कर इन सबको करीब होने का कहा। ये लम्हे बाद में याद आते हैं, तब इनकी कीमत समझ आती है। एल्जिना ने दिल में सोचा था। पहाड़ों की खामोशी में माँ और बाप की आवाज़ें किसी दुआ की तरह लग रही थी। नूरीज मामू को पापा कहने में क्या तकलीफ होती है? कहीं दूर उसकी आवाज़ गूंज कर फिजा में महलूल हो गई। एल्जिना ने टेबल के पार बैठे याशम को देखा। 40 के दहाई में वो और भी पुरकशिश और वजीहा शख्सियत के मालिक बन गए थे। उम्र बढ़ने के साथ साथ वो और भी संजीदा और मुअम्मर हो गए थे। सूरत का क्या है, वक्त के साथ ढल जाता है। असल तो इंसान की सीरत होती है। याशम और उनकी फैमिली ने कभी एलिजना को पराया नहीं समझा था। दिल के किसी कोने में एकदम नूरिस का चेहरा उभरा, वो शख्स जिससे उसकी निस्बत थी, जो उसके वजूद का मालिक था, जिसकी जाजिब शख्सियत का ज़माना मशहूर है। ये हुकूक थी। वो एल्जिना नूरिस सिद्दीकी थी और वो इस बात से इनकारी भी नहीं थी। नूरिस को याद करते उसका दिल उदास हो गया। याशम और राना पर से नजरें हटाकर पहाड़ों पर टिका दी। 8 साल पहले नूरिस के बिछड़ने से कबल अपने पापा से हुई चंद आखिरी मुलाकातें याद आई तो दिल अफसुर्दा हो गया। मरी और आसपास लोग वहीं थे, लेकिन एल्जिना माजी में खो गई थी। शाम होने लगी। आसमान हल्का गुलाबी हो गया और सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा महसूस हुआ। सभी सयाहों की तरह इन सब ने भी रवानगी इख्तियार की। रिजॉर्ट शानदार और गर्म महसूस हुआ। आतिशदान के पास बैठकर रास्ते का थकन एक पल में उतर गया। इबाद फिर से बर्फ में निकल गया था और राना जैकेट और ग्लव्स लिए उसके पीछे थी। पापा, उसने धीमे लहजे में याशम को पुकारा। याशम ने शफकत से उसे देखा। जिंदगी हमेशा सीधी क्यों नहीं होती? एलिजना की नजरें आतिशदान में जलती लकड़ियों पर जमी हुई थी। क्योंकि अगर सीधी होती तो हम गिरना और संभलना न सीखते, याशम ने आहिस्ता से समझाया। और अगर कोई फैसला दिल को ठीक लगे मगर रास्ता मुश्किल हो। ममा से बात करने से पहले उसने पापा से मशवरा करना मुनासिब समझा। बेटा, जिंदगी में उतार चढ़ाव रास्ते की खराबी नहीं, रास्ते की पहचान होती है। याशम ने खिड़की से बाहर बर्फ पिघलते देखा। वो खामोश रही। बस ये देखो कि तुम जिसके साथ चलना चाहती हो वो तुम्हें मुश्किल में अकेला न छोड़े, याशम ने मुस्कुरा कर कहा। फैसले में देर हो जाए तो घबराना नहीं, सही फैसले वक्त मांगते हैं। मशवरा देकर याशम ने पुरएतमाद अंदाज में उसे देखा। वो सर हिलाकर मुस्कुराई। दिल कुछ हल्का हो गया था।
یہ باتیں مسئلہ حل نہیں کرتی مگر حوصلہ ضرور دے دیتی ہے، اور اسی حوصلے کے ساتھ وہ جان گئی کہ کچھ سچ آج نہیں مگر کل ضرور کہے جائیں گے۔ اس کا ٹوٹتا حوصلہ لوٹ آیا تھا۔ اس نے کل صبح مما سے بات کرنے کا ارادہ پختہ کیا۔ وہ رات خاموش تھی مگر اس کی نیند کہیں گم ہو چکی تھی۔ کھڑکی کے باہر سرد رات اپنے سفر پر چل رہی تھی۔ گرم کمفرٹر سر تک لیے اس نے موبائل اٹھایا اور کال ملائی۔ میلبرن میں اس وقت صبح صادق کے 6 بج رہے تھے۔ وہ جانتی تھی زیال فجر کے ساتھ ہی اٹھ جاتا ہے۔ لو، اس کی آواز آئی، وہی مانوس، وہی ٹھہراؤ۔ ایلزینا کچھ دیر خاموش رہی۔ آپ نے صحیح کہا تھا زیال، میں حقیقت نہیں بدل سکتی اور میں بدلنا بھی نہیں چاہتی۔ مجھے نورس پاپا سے محبت ہے، وہ میری زندگی کا اہم ترین کردار ہے، لیکن مجھے یاشم پاپا بھی اتنے ہی عزیز ہیں کیونکہ وہ بھی میرے زندگی میں اعلیٰ مقام پر ہے۔ وہ تسلسل سے گویا رہی۔ زیال سنتا رہا، اس نے مداخلت نہیں کی۔ اور پتہ ہے ان دونوں کے بعد تیسرا مرد کون ہے جو مجھے سب سے پیارا ہوگا؟ وہ سوال پوچھ کر رکی۔ زیال اب بھی کچھ نہ بولا۔ میرا ہمسفر، اس نے مستحکم لہجے میں جواب دیا، وہ جو مشکل راستے میں بھی میرا ساتھ نہ چھوڑے۔ مجھے فیصلہ کرنے میں دیر بھی ہو جائے پر فیصلہ صحیح ہوگا۔ اس نے یاشم کی سمجھائی نصیحت دہرائی۔ بالکل صحیح سوچا ہے، زیال نے حمایت کرتے ہوئے کہا۔ اس کے قریب وہی ایلزنا کا ہمسفر تھا، لیکن قسمت کو کچھ اور منظور تھا۔ کال ختم ہوئی، فون خاموش ہو گیا۔ وہ کھڑکی کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ گلی میں کوئی خاص بات نہیں تھی، صرف سفید چادر پھیلی ہوئی تھی، مگر دل میں کچھ مضبوط ہو رہا تھا۔ یہ باب فاصلوں کا تھا مگر ٹوٹنے کا نہیں۔ یہ وہ مرحلہ تھا جہاں کہانی آواز کے سہارے آگے بڑھ رہی تھی۔ ایک ہفتہ مری اور اسلام آباد میں گزار کر وہ سب کل واپس کراچی لوٹ آئی۔ ایلزینا کی چھٹیاں بھی ختم ہونے کو تھی مگر دل کا بوجھ ابھی بھی باقی تھا۔ تم کچھ دنوں سے بدلی سی ہو، مما نے نرمی سے کہا۔ وہ چونک گئی۔ میں نہیں تو، تیزی سے نظریں جھکا لی۔ ماں سے کچھ نہیں چھپاتے زینی۔ رانا نے اس کے ساتھ بیڈ کنارے بیٹھ کر اسے خود سے لگایا۔ مما وہ زیال، اس نے آغاز کیا اور جھجکتے ہوئے سر اٹھا کر دیکھا تو ٹھٹک گئی۔ رانا تن تاثرات بنائے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ ہاں سنا تھا ممی سے، وہ بھی کہیں باہر پڑھنے گیا ہے۔ رانا نے موڈ نارمل کرتے ہوئے خود سے اضافہ کیا۔ زینی کا دل دھڑکا۔ خیر ہمیں کیا، جہاں بھی جائے۔ رانا نے پہلو بدلا۔ مما وہ میری یونیورسٹی میں ہیں، اس نے آخر بول ہی دیا۔ کیا؟ مما شوق ہوئی۔ تمہارے ڈپارٹمنٹ میں؟ سوالیہ انداز میں اسے گھورا۔ میڈیکل کیمپسز میں؟ ایلزنا کی آواز لرز رہی تھی۔ ہمّا اسے وہاں کیسے ایڈمیشن مل گیا؟ رانا نے ہوں کیا۔ مما وہ ڈسٹرکٹ ٹاپر ہیں، انہیں اسکالرشپ نہیں ملتی تو کسے ملتی؟ زینی نے زیال کا دفاع کیا۔ رانا نے تیز نگاہ سے اسے دیکھا۔ ایلزنا چھنپ گئی۔ بس تم اس سے دور رہو، کوئی ضرورت نہیں ہے بات کرنے کی۔ ہم جتنا آیت اور اس کے بچوں سے دور رہیں گے اتنا ہی بہتر ہوگا۔ رانا نے پیار اور حاکمیت کے ملے جلے انداز میں سمجھایا۔ مما وہ صرف آیت کا بیٹا نہیں، صدیف ماموں کا بھی بیٹا ہے۔ آپ اسے اتنا برا کیوں سمجھتی ہیں؟ دل کا سوال زبان پر آ ہی گیا۔ کیونکہ میں نے اس خاندان کے ساتھ تم سے زیادہ وقت گزارا ہے، تم سے زیادہ اچھے سے جانتی ہوں ان سب کو۔ اب تم زیال کے دفاع میں میرے ساتھ وکالت شروع مت کرو۔ رانا خفا ہونے لگی۔ مما نہیں کرتی، آپ جیسا کہو گی میں ویسی کروں گی۔ اس نے مما کے گلے میں بازو ڈال کر اپنے قریب کیا۔ رانا نے اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں تھام لیے اور اس کے رخسار پر بوسہ دیا۔ مسافر بیٹی سے کسی اور کے لیے خفا ہونا مناسب بھی نہ تھا۔ ایلزینا کے جانے سے پہلے یاشم نے سب کو گرینڈ ڈنر دیا جس میں بٹ فیملی بھی مدعو تھے۔ آیت اور صدیف نے بھی شرکت کی۔ شاہ ہاؤس میں تیاریاں زور و شور سے جاری تھی۔ ایلزینا سب کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ آیت وہ تحفے بھی ساتھ لائی جس کا اس نے ایلزینا سے وعدہ کیا تھا۔ بچے تو عباد کے ساتھ کھیلنے بھاگ گئے اور بڑے سب لاؤنج میں جمع تھے، سب باتوں میں مشغول تھے۔ آیت کو آد مرتبہ ایلزینا نے مخاطب کیا تو کچھ باتیں فریحہ بیگم نے شیئر کی۔ البتہ رانا حسب معمول عاطرہ بیگم اور اریبہ کے ساتھ محو گفتگو رہیں۔ کھانے کے وقت سب ڈائننگ ایریا میں آ گئے اور کچھ افراد لاؤنج میں تشریف فرما ہوئے۔ ایلزینا نے مما کی بہت مدد کی۔ باتوں اور خوشی کے ساتھ کھانا نوش فرمایا گیا۔ میٹھا سرو کرتے وقت ایلزینا کو پھر سے ایئرپورٹ کی فیلنگ محسوس ہوئی۔ وہ اپنے جذبات پر حیران ہونے لگی۔ زیال تو میلبرن میں ہے، کل رات ہی اس کی بات ہوئی تھی، پھر اس وقت ایسا کیوں لگ رہا تھا کوئی اس کے پیچھے اسے بغور نوٹس کر رہا ہو؟ سر جھٹک کر اپنے خیالات مہو کی اور مما کے ساتھ آ کر بیٹھ گئی۔ اچھے سے جانا زینی، خوب دل لگا کر پڑھنا، وہاں کے رنگوں میں بدل مت جانا، ہم سے رابطے میں رہنا۔ جانے کا وقت قریب ہوا تو آیت نے اسے پیار کرتے ہوئے نصیحت کی۔ تربیت گھر سے ہوتی ہے، ملک سے نہیں، میری بیٹی نہیں بدلے گی۔ رانا نے کسی کو دیکھے بغیر ایلزینا کے سر پر ہاتھ پھیرتے جواب دیا۔ آیت خاموش ہو گئی۔ ہوا میں تناؤ محسوس ہونے لگا۔ ایلزینا خاموش بیٹھی سب دیکھ رہی تھی۔ یہ وہ رشتے تھے جو خون سے جڑے تھے مگر دل سے نہیں، اور زیال اس بند کو توڑنے کا ارادہ کر کے اس سے دل لگا بیٹھا تھا۔ ایلزینا افسردہ ہونے لگی لیکن سب کے سامنے کمپوز رہی۔ اب تو راستہ مشکل نہیں ناممکن لگ رہا تھا۔ جاری ہے